नॉर एक गरीब और कमजोर लड़का है जो कि सारा दिन अपनी बीमार माँ का ख्याल रखने में बिता देता है। वो उनके लिए दवाई बनाता है और उन्हें देते हुए कहता है कि ध्यान से पीना, ये गर्म है। तभी बाहर बकरियां खाने के लिए चिल्लाने लगती हैं। तो नूर कहता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं उन्हें चराने के लिए वैली में ले जाऊंगा। ये सुन के उसकी माँ को फिक्र हो जाती है, तो वो प्रॉमिस करता है कि वो विलेज की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। और उन्हें खांसता हुआ देखकर वो कहता है कि वो उनके लिए रैबिट और कुछ नट्स ले आएगा ताकि रात को वो उनके लिए रैबिट सूप बना सके। उसकी मॉम उसे पास बुलाती है और उसके चेहरे को साफ करते हुए उससे माफी मांगती है कि वो बीमार होने की वजह से घर के कामों में उसकी मदद नहीं कर सकती, और उससे कहती है कि उसे अपनी जिंदगी वैसे ही जीनी चाहिए जैसा कि वो चाहता है। रात को नूर रैबिट सूप बनाता है और उसे कटोरे में डाल के अपनी माँ के पास लेके जाता है, पर जब वो उन्हें उठाता है उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। वो घबरा जाता है और जोर जोर से उन्हें उठाने लगता है, पर उसकी मॉम अब जा चुकी थी। अगले दिन वो अपनी मॉम को अपने डैड के साइड में ही दफना देता है और उन दोनों के लिए वहाँ फूल रख देता है। वो रोते रोते खुद को रोकता है और सोचता है कि उसकी मॉम उसे ऐसा नहीं देखना चाहती होगी। इस दिन के बाद से उसे अकेले ही खुद का पालन पोषण करना पड़ता है। वो फैमिली फार्म का ध्यान भी रखता है, खाने के लिए हंटिंग और घर का भी ख्याल रखता है। वो पालतू जानवरों की चीजों को मार्केट में बेचकर पैसे कमाता है और साथ ही वो दुनिया के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई सारी बुक्स भी पढ़ता है। वो भले ही इतना सब कुछ अकेले कर सकता हो, पर वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन वो कुर्सी के ऊपर चढ़कर बुक निकाल रहा था, पर जैसे ही वो बुक को पकड़ता है वो नीचे गिर जाता है। उस बुक में वो कहानियां होती हैं जो कि उसके फादर बचपन में उसे सुनाया करते थे। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, एक एडवेंचरर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्रैगन को हरा दिया था और साथ ही एक बूढ़े सॉर्सरर से स्पेल्स को सीखकर एक बंजर हो चुके जंगल को फिर से ठीक कर देता है। उसके डैड कहते हैं कि एक एडवेंचरर वही होता है जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा अपनी तलवार उठा लेता है। तभी नॉर को अपनी माँ की बात याद आती है जिन्होंने कहा था कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। अगले दिन वो अपने माता पिता के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो पहली बार टाउन जाने वाला है और वो एक एडवेंचरर बनकर ही वापस आएगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों तक सफर करने के बाद नॉर एक सिटी तक पहुँच जाता है और क्योंकि वो एक शहर में पहली बार आया था, ये सारी चीजें उससे काफी नई लग रही थी। जिसके बाद वो एडवेंचरर बनने के लिए एक गिल्ड में जाता है, पर वहाँ का मैनेजर भड़क जाता है और कहता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, चले जाओ यहाँ से। नूर कहता है कि एडवेंचरर बने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो बंदा कहता है कि इससे तुम्हारे माँ बाप को बहुत फिक्र होगी, पर नूर कहता है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, तो अब एडवेंचरर के पास कोई चॉइस नहीं बचती। वो कहता है कि तुम अगर एडवेंचरर बनना चाहते हो तो तुम्हें पहले रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में लेसन्स लेने होंगे। यहाँ तुम स्वॉर्ड या मैजिक के बारे में सीख सकते हो। इसके अलावा भी काफी सारे आर्ट्स होते हैं, जो भी तुम्हें सूट करे वो तुम्हें सीख लेना है और उसके बाद ही तुम एडवेंचरर बन पाओगे। नॉर वहाँ से खुश होकर चला जाता है और स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग का डिसाइड करता है और वो सभी स्टूडेंट्स के साथ स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है। कुछ महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी उससे कुछ नहीं होता, जबकि उसके आसपास के लोग अपने स्वॉर्ड को फ्लेम में कवर करना सीख चुके थे। वहाँ का टीचर सर हिलाता है और वो स्टूडेंट खुश हो जाता है क्योंकि अब वो ग्रेजुएट हो चुका था। नूर प्रैक्टिस करना जारी रखता है, पर कई महीने बीतने के बावजूद भी वो कोई भी स्किल्स यूज नहीं कर सकता। टीचर कहता है कि तुम्हें स्वॉर्ड आर्ट मास्टर करना छोड़ देना चाहिए, इससे बस तुम अपना वक्त ही बर्बाद कर रहे हो। वो उससे कहता है कि तुम्हें एडवेंचरर की जगह कुछ और बन जाना चाहिए, क्योंकि इतने महीनों की ट्रेनिंग के बावजूद भी तुमने बस एक स्वॉर्ड अटैक को ही पैरी किया है। पर नूर एडवेंचरर ही बनना चाहता था, तो टीचर उसके लिए दूसरा ट्रेनिंग स्कूल सजेस्ट करते हैं। नूर एक वॉरियर ट्रेनिंग स्कूल में जाता है और स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ऐसे ही वो कई महीने ट्रेन करता है। वहाँ का टीचर कहता है कि तुम बहुत मेहनती हो, पर तुमने इतने महीनों की ट्रेनिंग के बावजूद भी अपने स्किल को हल्का सा ही इम्प्रूव किया है। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने इससे ज्यादा अपनी बॉडी पर जोर डाला तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। इसके बाद नॉर हंटर बनने चला जाता है, पर वहाँ भी वो कुछ नहीं कर पाता, तो वो स्पाई बनने चला जाता है। पर हर जगह की तरह वहाँ भी उसका पोपट ही होता है और जब वो मैजिक सीखने जाता है वो एक छोटी सी बत्ती जलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद वो आखिर में क्लरिक बनने चला जाता है, जहाँ वो बस हल्के फुल्के जख्मों को ठीक करना सीख पाता है, पर उसके अलावा उसके बस का और कुछ नहीं था। इसके बाद वो वापस से एडवेंचरर गिल्ड में जाता है, जहाँ वही बंदा कहता है तुमने हर ट्रेनिंग स्कूल में 3 महीने तक ट्रेनिंग की, लेकिन फिर भी तुमसे कुछ नहीं हो पाया। ऐसे में मैं तुम्हें एडवेंचरर नहीं बना सकता। ये सुन के नॉर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और वो वापस से अपने घर आ जाता है। वो अपने पेरेंट्स के पास आता है और वो उन्हें बताने ही वाला था कि वो कुछ नहीं कर पाया, पर तभी वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही ट्रेन करेगा और अपने ही बलबूते पे कुछ करके दिखाएगा। वो याद करता है कि उसके स्वॉर्ड मास्टर ने उसे बताया था कि उसे किसी एक स्किल को प्रैक्टिस करते रहना होगा जब तक कि वो उसे मास्टर नहीं कर लेता, और क्योंकि उसने पूरी ट्रेनिंग में सिर्फ पैरिस स्किल ही सीखी थी तो वो उसी चीज की प्रैक्टिस करने लगता है। हम देखते हैं कि 1 साल तक ट्रेनिंग करने के बाद वो 10 तलवारों को एक साथ पैरी करने की स्किल हासिल कर लेता है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वो एक ही स्ट्राइक में 100 स्वॉर्ड्स को पैरी कर सकता है, पर इस दौरान वो एक भी नई स्किल नहीं सीख पाया था। ये जानते हुए कि वो एडवेंचरर नहीं बन सकता, वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और 10 साल बाद
बाद वो 1000 से ज्यादा स्वॉर्ड्स को एक ही बार में पैरी कर सकता है, लेकिन इतने समय बाद भी वो एक भी नई स्किल नहीं सीख पाया था। तो वो फिर से एडवेंचरर बनने के लिए अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलकर गिल्ड में पहुंच जाता है। लेकिन इस बार रिसेप्शनिस्ट बदल चुकी थी। वो उसे जब अपना रेज्यूमे देता है, वो उसकी कैपेबिलिटी को देखकर कहती है कि उसे रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में जाना चाहिए। नॉर कहता है कि मुझे ये पता है और मैं पहले ही उन सभी स्कूल्स में जा चुका हूँ। ये सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है। नॉर कहता है कि क्या सच में मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है? तभी वही पुराना मैनेजर वापस आ जाता है। उसे देखकर नॉर कहता है कि आपसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। पर थोड़ा गौर से देखने के बाद उसे याद आ जाता है। इसके बाद नॉर उसे सारी बातें बता देता है। मैनेजर भी हैरान था कि 10 सालों तक लगातार ट्रेनिंग करने के बावजूद भी उसे एक भी नई स्किल नहीं मिली। वो बताता है कि एडवेंचरर्स रैंक के हिसाब से बटे हुए होते हैं। एस रैंक सबसे ताकतवर होते हैं और ई रैंक सबसे कमजोर। और अगर तुम ई रैंक एडवेंचरर भी बनना चाहते हो तो तुम्हें एक से ज्यादा स्किल्स आनी चाहिए। ये सुन के नॉर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि अब उसे हार ही माननी पड़ेगी। तभी मैनेजर कहता है कि माना कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, पर तुम फिर भी एक एडवेंचरर बन सकते हो। ई रैंक के नीचे भी एक रैंक होता है जिसे कि एफ रैंक कहा जाता है। इसके बारे में किसी ने नहीं सुना है, पर इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। तुम इसमें किसी से नहीं लड़ सकते और साथ ही सिटी में जाकर आइटम्स को नहीं कलेक्ट कर सकते। उस रैंक में बस तुम लोगों के कामों में मदद कर सकते हो। कोई बेवकूफी होगा जो एक एडवेंचरर के तौर पर ये सारे काम करना चाहेगा। पर नॉर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे जल्दी से रजिस्टर कर दो। जिसके बाद मैनेजर उसे एफ रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस दे देता है। ये देख के नॉर बड़ा खुश होता है। इसके बाद वो पूरे कैपिटल में लोगों के लिए छोटे मोटे काम करता है। वो कभी भारी सामान उठाता है और कभी लोगों की खोई हुई बिल्लियों को पकड़ता है और कभी कभी उसे नालियां भी साफ करनी पड़ती है। पर इन सब के दौरान भी वो पैरी स्किल की प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता और वो सोचता है कि मैं हमेशा एक एडवेंचरर बनकर लोगों की मदद करना चाहता था और अब वो सपना पूरा हो चुका है। लगता है इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन नॉर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, जहाँ वो एक ही साथ दर्जनों बोरियां उठाकर लेके जाता है। वहाँ का ठेकेदार कहता है कि उसी की वजह से उनका काम जल्दी खत्म हो पाया और उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी नॉर को एक डंजन में से एक लड़की की चीखने की आवाज आती है और वो बिना कुछ सोचे समझे केव की तरफ दौड़ने लगता है। जब वो गुफा के अंदर आता है, वो देखता है कि कुछ लोग एक छोटी बच्ची को एक जायंट मिनोटॉर मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ऐसे मॉन्स्टर असली दुनिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। वो सभी चारों तरफ फैलकर उस पर हमला करने वाले थे और तभी मिनोटॉर एक ही हमले से एक नाइट को पीछे फेंक देता है। नॉर दौड़ता हुआ उस नाइट के पास जाता है, पर उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी। ये देख के बाकी के नाइट्स भी उस मॉन्स्टर पर हमला करने जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर आसानी से उन सभी को हरा देता है। मॉन्स्टर उस लड़की को मारने ही वाला था कि नॉर पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। मिनोटॉर गुस्से में उसके पीछे भागने लगता है और जैसे ही वो अपनी सींगों से उस पर हमला करने वाला था, नॉर उसके अटैक को पैरी कर देता है, जिससे मॉन्स्टर उड़ता हुआ बगल में जाता है। वो मिनोटॉर फिर से खड़ा हो जाता है और अपने एक्स से उसके ऊपर हमला कर रहा था। नॉर उसके सभी अटैक्स को पैरी करना जारी रखता है, पर धीरे धीरे उसकी स्वॉर्ड टूटने लगती है। ऐसा करते करते उसकी तलवार की बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, क्योंकि उसके पास कोई अटैक स्किल्स थी ही नहीं। तभी हम एक अंगूठी को चमकता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो मिनोटॉर फिर से उस लड़की पर हमला करने जाता है, पर नॉर अपनी हल्की सी मैजिक का यूज करके उसके पास पहुंच जाता है और मॉन्स्टर के अटैक को फिर से पैरी कर देता है, पर इससे उसकी तलवार टूट जाती है। नॉर सोचता है कि भले ही मैं एडवेंचरर नहीं बन सकता, पर कम से कम इस लड़की को तो बचा ही सकता हूँ। वो अपने पिता की बात याद करता है कि एडवेंचरर्स हमेशा ही अपनी तलवार से अपने दोस्तों को बचाने के लिए लड़ते हैं। मिनोटॉर फिर से अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, पर नॉर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से ही उसके अटैक को पैरी करता है, जिससे उसकी एक्स उसी की तरफ जाकर उसकी गर्दन को उड़ा देती है। इसके बाद नॉर सोचने लगता है कि उसे एक मॉन्स्टर को हराने में इतनी तकलीफ हुई और कहां वो एक एडवेंचरर बनने के बारे में सोच रहा था। वो लड़की उसे थैंक यू कहती है और उसका नाम पूछती है, पर नॉर उसे अपना नाम बिना बताए ही वहां से चला जाता है। जिसके बाद उस लड़की को बचाने के लिए वहां और भी सोल्जर्स आ जाते हैं। वही नॉर वहां से जाते हुए सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं होता कि इस लल्लू पंजू मॉन्स्टर से भी मैं लड़ता लड़ता लगभग मर ही गया। तो वो डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा ट्रेन करेगा। इसके बाद कुछ लोग उस मॉन्स्टर की बॉडी को डंजन से हटा रहे थे और प्रिंसेस लिन सभी सोल्जर्स की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना कर रही थी। तभी इनिस वहां दौड़ती हुई आती है और उसका हालचाल पूछती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके साथ होना चाहिए था, पर लिन कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही ऑर्डर था। तब एक सोल्जर वहां आकर लिन को वापस कैसल चलने को कहता है। इसके बाद हम लिन के भाई को कासल में देखते हैं, जो कि कह रहा था कि क्या ये सच है कि एक मिनोटॉर को वहां समन किया गया था। मिनोटॉर तो डंजन के बहुत अंदर रहते हैं। वो सोल्जर कहता है कि आप सच कह रहे हैं, इसका मतलब ये था कि किसी ने प्रिंसेस को मारने की कोशिश की है। आगे वो सोल्जर एक रिंग के बारे में बताता है, जो कि वहां उन्हें एक डेड बॉडी से मिली थी, जिसका यूज उस मिनोटॉर को समन करने के लिए किया गया था। उस पे लगा हुआ स्टोन काफी ज्यादा प्योर है, जो कि आसानी से कहीं नहीं मिलता। लॉर्ड रेन कहता है कि कोई भी अमीर फैमिली इसके पीछे नहीं हो
सकती, क्योंकि 1 मिनोटॉर को इस रिंग में बंद करना बहुत मुश्किल काम है। आगे वो सोल्जर बताता है कि ओकुन ने जब उस रिंग को एनालाइज किया, उस पर लगी क्रस्ट को देखकर उन्हें पता चला कि ये रिंग किंगडम ऑफ ड्राइटस से बिलोंग करता है। रेन ये सब सुन के ज्यादा हैरान नहीं था, क्योंकि ड्राइटस हमेशा ही उनको कमजोर करने का तरीका ढूंढता रहता है। लॉर्ड रेन कहता है कि अब हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपना क्रस्ट यहाँ छोड़ा है, यानी वो चाहते थे कि हमें इस बारे में पता लगे। ड्राइटस का राजा हमेशा ही उनके साथ वॉर करने की कोशिश करता रहता है, ताकि वो उनके किंगडम के डंजन ऑफ द लॉस्ट की रेलिक्स को कब्जा कर सके। रेन आगे पूछता है कि उस आदमी का क्या हुआ जिसने लिन को बचाया था। उसने ये रैंक मॉन्स्टर को इतनी जल्दी हरा दिया और हमारे स्पाइस से भी बचकर जा चुका है। आखिर वो है कौन? वही नॉर गिल्ड मास्टर से मिलने आया हुआ है। नॉर को जिंदा देखकर वो खुश था, क्योंकि नॉर काफी दिनों बाद गिल्ड आया था। नॉर कहता है कि मुझे माफ करना, पर कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, तो उनसे बचने के लिए मुझे घर जाना पड़ा। मैनेजर कहता है कि वैसे तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि वो मॉन्स्टर तुमसे नहीं टकराया। उस मॉन्स्टर से लड़ना तो मेरे जैसे ये रैंकर के लिए भी मुश्किल होता। नॉर सोचता है कि तो ऐसे मॉन्स्टर भी होते हैं। शुक्र है कि कल मैं बस एक बैल से लड़ा। और वो पूछता है कि तो आगे क्या हुआ? उस मॉन्स्टर को किसी अनजान इंसान ने मार दिया। इस दुनिया में कितने ताकतवर लोग रहते हैं। इस गधे को अभी तक पता ही नहीं चल रहा कि वो अनजान इंसान यही था। इसके बाद मैनेजर उसे अपने काम के पैसे दे देता है। तभी लिन वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना, पर मैं तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने लॉन्ग डिटेक्शन स्किल का यूज किया। नॉर उससे पूछता है कि क्या तुम स्पाई फैक्शन से हो? लिन कहती है कि नहीं, मेरी मेन ब्रांच मजिशियन है, पर मैं बाकी के ब्रांचेस में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेती हूँ। उन्हें सभी लोग घूरने लगते हैं, तो लिन कहती है कि हमें बाहर जाकर बात करनी चाहिए। लिन उन दोनों पर साउंड प्रूफिंग और कंसीलमेंट मैजिक का यूज करती है, जिससे कोई भी उन्हें देख या सुन नहीं पाता। काफी दूर आने के बाद लिन उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि तुमने सिर्फ मेरी नहीं, इस किंगडम के सिटीजन्स की भी जान बचाई है। पर नॉर कहता है कि तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं, तो अगर मैं वहाँ ना भी आता तो तुम आसानी से उसे हरा देती। लिन कहती है कि ये सच नहीं है, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, और थैंक यू के तौर पर मेरी फैमिली तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। पर इसके लिए नॉर मना कर देता है। लिन बार बार उसकी इच्छा पूरी करने की बात करती रहती है, पर हर बार नॉर उसे मना ही कर देता है, जिस वजह से लिन रोने लगती है और कहती है कि उसकी कोई इच्छा पूरी किए बिना वो यहाँ से नहीं जाएगी। ये देख के नॉर को उसका बचपन याद आता है, जब वो ऐसे ही हीलिंग मैजिक सीखने के लिए किसी के पास गया था और जिद करते करते रोने लगा था। तो हार मान कर नॉर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे फादर से मिलने चलूंगा, पर मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जब नॉर उसके घर के बाहर पहुंचता है, वो उसके आलीशान बंगले को देखकर हैरान था। अंदर जाते जाते वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और उस आलीशान से घर को देखकर नॉर कह रहा था कि ये जरूर कोई नोबल होगी। तभी उनके सामने इनिस आ जाती है और पूछने पर लिन उसे बताती है कि ये उसका गेस्ट है, जिसने कि उसे पिछली रात बचाया था। इसके बाद वो तीनों मिलकर लिन के फादर के पास जा रहे थे, पर रास्ते में उन्हें गिलबर्ट मिलता है और वो भी नीचे उतरकर नॉर के बारे में पूछता है। इनिस उसे बताती है कि लेडी लिन को इसी ने बचाया था। गिलबर्ट कहता है कि तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम किसी को बचाने के लायक हो। इनिस उससे कहती है कि इसकी इज्जत करो और अपने साथ चलने को कहती है। आगे हम किंग क्लाउस को देखते हैं, जो कि प्रिंस के साथ ड्राइटस किंगडम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। रेन कहता है कि उन्होंने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो हमारे किंगडम के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते। अगर हमने इसे भी इग्नोर कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तभी लिन उन सभी के साथ वहाँ पहुँच जाती है और लिन बताती है कि उसे उस रात बचाने वाला नॉर ही था। नॉर कहता है कि मुझे मेरे कपड़ों के लिए माफ करना, वो लिन मुझे जल्दी जल्दी में यहाँ ले आई और मैं कोई नोबल नहीं हूँ, तो मुझे मैनर्स नहीं पता है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ कर देना। किंग कहता है कि तुम इन सब चीजों की फिक्र मत करो, मैं तो बस तुम्हें मेरी बेटी को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहता था। और वो उससे कहता है कि तुम जो भी मांगोगे अगर मेरी पावर में हुआ तो मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा, पर नॉर कुछ भी लेने से मना कर देता है। किंग कहता है कि अगर तुम्हें जमीन और पैसा नहीं चाहिए तो क्यों ना तुम डंजन का ट्रेजर ले जाओ। हमारे किंगडम में एक बहुत पुराना डंजन है जहाँ पर वो खजाना मिलता है जिससे तुम अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हो, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो आधा दे सकता हूँ। पर नॉर इसके लिए भी मना कर देता है। तो किंग अपनी गद्दी के पीछे से एक तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि तो तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अब मैं युद्ध करने नहीं जा सकता, तो ये सिर्फ मेरे पास डेकोरेशन के लिए है, तो बेहतर तो यही होगा कि तुम इसे रख लो। जैसे ही नॉर उस तलवार को पकड़ता है वो उसे बहुत भारी लगती है। नॉर को वो तलवार बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी, तो किंग कहता है कि चिंता मत करो, ये तो ऐसे ही मुझे ट्रैवल करते वक्त मिल गई। ये सुन के नॉर उस तलवार को लेने के लिए मान जाता है, तो किंग उसे उस तलवार को ट्राई करने को कहता है। नॉर अपने हाथों में फिजिकल एनहांसमेंट करके उस स्वॉर्ड को हल्का सा स्विंग करता है और उससे बनी शॉक वेव को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नॉर कहता है कि ये तलवार थोड़ी भारी है, पर मैं इसे संभाल लूंगा। वहीं किंग ये देख के हंस रहा था, क्योंकि नॉर उस भारी भरकम तलवार को एक ही हाथ से स्विंग कर सकता है। आगे किंग चाहता है कि वो उसकी बेटी को ट्रेन करे, क्योंकि अब उनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। पर नॉर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस लिन को कुछ सिखा सकता हूँ। जिसके बाद नॉर वहाँ से चला जाता है और वो सोच रहा था कि स्वॉर्ड का वेट ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सही है, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर एक सेकंड, इस तलवार का
साइज तो बिल्कुल नाली जितना है, इससे मैं उसे बड़ी आसानी से साफ कर दूंगा। तभी इनेस वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है कि वो नॉर से माफी मांगना चाहती है और उन्हें प्रिंसेस लिन के सेवियर को इतनी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। नॉर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम इनेस है और वो वॉरियर कॉर्प्स की वाइस कैप्टन है और बचपन से ही उसे डिवाइन शील्ड के नाम से जाना जाता है, जिससे कि लिन को बचाने का हुक्म दिया गया है। वो आगे कहती है कि लिन की जिंदगी उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है, तो लिन को बचाकर उसने उसकी भी जान बचाई है और वो उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर उसे कभी भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो उसे कह सकता है। नॉर सोच रहा था कि बड़े लोग हर चीज को कितना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं और उसे डर भी लगता है कि कहीं उसने इसकी थैंक यू एक्सेप्ट नहीं की तो पता नहीं ये क्या करेगी। तो वो कहता है कि अगर मुझे कभी मदद की जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। पर इतना बोलते ही वो उसे डांट लगाने लगती है और कहती है कि दोबारा सभी लोगों के साथ इतनी फ्रेंडली होकर बात मत करना, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद वो अचानक से फिर से शांत हो जाती है और उसका नाम पूछती है, पर जब नॉर अपना नाम बताता है वो ये सुनकर हैरान हो जाती है, पर वो कुछ कहती नहीं और वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाते ही वहाँ गिलबर्ट पहुँच जाता है और कहता है चलो मेरे साथ चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो। इसके बाद गिलबर्ट उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाता है जहाँ वो नॉर को साथ में लड़ने को कहता है। नॉर भी सोचता है कि ट्रेनिंग स्कूल के बाद से उसने किसी के भी साथ प्रैक्टिस नहीं की थी, तो ये मौका अच्छा है अपने सीनियर से कुछ नया सीखने का। इसके बाद दोनों एरिना में उतर जाते हैं। नॉर को देखकर सभी कह रहे थे ये कौन सनकी है जिसने कैप्टन गिलबर्ट को चैलेंज कर दिया, इस भोंदू को मरना है क्या। गिलबर्ट नॉर पर हमला करना शुरू कर देता है, पर नॉर उसके हर अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहा था। नॉर को उसके मूवमेंट्स बड़े ही स्मूथ लगते हैं, पर यह सब कुछ उसके लिए बहुत स्लो था, तो उसे लगता है कि गिलबर्ट शायद अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर रहा है। तो नॉर लड़ाई को रोक कर कहता है मुझे पता है कि तुम अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर रहे हो, मेरी चिंता मत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़ो। तो गिलबर्ट को लगता है कि शायद वो अनकॉन्शियसली खुद की ताकत पे कंट्रोल कर रहा था, जिसके बाद वो और भी ज्यादा स्पीड से नॉर पर हमला करना जारी रखता है, पर नॉर इस बार भी उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था। नॉर सोचता है कि गिलबर्ट पहले से ज्यादा तेज है, पर जब भी वो उसके हमले को डॉज करता है गिलबर्ट बिल्कुल डिफेंसलेस होता है और नॉर को लगता है कि वो शायद उस पर हमला करने के लिए उसे इनवाइट कर रहा है और उसे लगता है कि ये किसी तरह का ट्रैप है। वहीं गिलबर्ट सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार उसका भाला उसे टच क्यों नहीं कर पा रहा। आगे वो अपने भाले को ऐन वक्त पर चेंज करके उस पर हमला करता है, पर नॉर इसे भी डॉज कर लेता है। नॉर कहता है कि ये काफी स्लो है, तुम चाहो तो और ज्यादा तेज हो सकते हो। ये सुन के गिलबर्ट की फटने लगती है। ये देख के नॉर को लगता है कि वो अपनी पूरी ताकत से ही लड़ रहा था और उसे लगता है कि आखिरकार उसकी ट्रेनिंग कुछ काम आ रही है और वो इस मैच को जीत सकता है। तभी गिलबर्ट अपना सबसे पावरफुल अटैक उस पर कर देता है। गिलबर्ट को लगता है कि अब तो वो जीत ही गया, लेकिन नॉर ऐन वक्त पर उसे डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो खुद ही हार मानकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि गिलबर्ट के सबसे पावरफुल हमले को नॉर ने कैसे डॉज कर लिया। उन्होंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन फिर भी वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। गिलबर्ट खुद से सोचता है कि जब उसने भाले को उठाया था तभी से उसे एहसास हो गया था कि वो टैलेंटेड है, इसलिए वो अलग अलग लोगों से लड़ता रहा और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहा। धीरे धीरे वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि उससे कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं जो कि उसके सामने टिक सके। उसने कैपिटल में भी सभी ताकतवर लोगों को हरा दिया था और उसके लिए सभी चीजें बहुत बोरिंग हो चुकी थी, तो इसीलिए वो कॉम्पिटिटर्स को ढूंढने बाहर चला गया, लेकिन बाहर भी उसे कोई नहीं मिला। विलेज हेड उसे बताता है कि कैपिटल स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को रिक्रूट कर रहा है, तो गिलबर्ट वापस कैपिटल पहुंच जाता है और अकेले ही मॉन्स्टर्स को हंट करता है। और जब भी उसे पता लगता था कि कोई ताकतवर मिलिट्री को ज्वाइन कर रहा है, वो उन्हें डुएल के लिए चैलेंज कर देता था, पर वो उन सभी को बड़ी ही आसानी से हरा देता था। वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था, क्योंकि वो किसी ऐसे से लड़ना चाहता था जो उसके सामने चैलेंज बन के खड़ा हो। वो इतने भयंकर तरीके से बोर हो चुका था कि उसे लग रहा था कि वो कहीं पागल ना हो जाए। उसे यकीन नहीं होता कि वो इतने कमजोर लोगों से घिरा पड़ा है। एक दिन जब बोर हो के वो पेड़ के नीचे बैठा था, तभी स्वॉर्ड मास्टर उसके पास आता है। स्वॉर्ड मास्टर उससे कहता है कि उसे इनीस से फाइट करनी चाहिए, पर गिलबर्ट कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग तो है, पर मैं फिर भी जीत जाऊंगा। वहीं प्रेजेंट में गिलबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नॉर किस तरह का इंसान है। उसने किसी भी तरह का रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया और ऊपर से वो किंग के साथ कितनी फ्रैंकली बात कर रहा था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था कि नॉर किसी मिनोटॉर को हरा सकता है, पर उनकी मॉक बैटल के बाद उसे अब नॉर की एबिलिटीज में भरोसा होने लगा है, क्योंकि वो श्योर था कि उसकी अल्टीमेट एबिलिटी उसे हरा ही देगी, पर वो तो उसे छू भी नहीं पाई। उसे कुछ नहीं पता था कि नॉर ने हमला कैसे डॉज किया और वो हार मानने ही वाला था कि उससे पहले नॉर ने हार मान ली। गिलबर्ट को समझ नहीं आ रहा था कि उसने फाइट को क्विट क्यों किया और उसे लड़ते रहने के लिए कन्विंस कर रहा था, लेकिन नॉर नहीं मानता। जब नॉर वहाँ से चला जाता है, गिलबर्ट को जमीन पे काफी सारे गड्ढे दिखते हैं जो कि पता नहीं वहाँ कैसे आए थे, और अब उसे लगता है कि कैपिटल में आखिरकार चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। घर जाते वक्त नॉर सोच रहा था कि मैं खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, पर जब उसने अपना अल्टीमेट हमला किया, उसने फिजिकल एनहांसमेंट और फेदर स्टेप का यूज करके खुद को वहाँ से हटाया था। पर नॉर को यकीन
यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर पाता अगर गिलबर्ट अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता तो। और वो मन ही मन गिलबर्ट का शुक्रिया अदा करता है कि उसने खुद को कंट्रोल करते हुए भी नॉर को अपनी औकात दिखा दी, वरना वो तो पता नहीं खुद को कितना ज्यादा ताकतवर समझने लगता। जिसके बाद नॉर डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करेगा। अगले दिन नॉर उसी स्वॉर्ड का यूज करके नाली को साफ कर रहा था। वो ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि वो स्वॉर्ड कितने अच्छे से उसे साफ कर रही थी। ये देख के वहाँ खड़े लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। इसके बाद और भी लोग उसे नाली साफ करने का काम देने लगते हैं। उसे नाली साफ करने का काम तो मिल रहा था, पर कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो चुकी थी और उसे लगता है कि वो पैसे नहीं कमा पाएगा अगर ऐसे ही काम बंद होता गया तो वो बैठ के अपनी स्वॉर्ड को अलग अलग तरीके से यूज करने का सोचने लगता है, जिनसे वो विलेजर्स की मदद भी कर पाएगा और पैसे भी कमा पाएगा। पर उसे ये सारी चीजें आती ही नहीं थी और वो डिसअपॉइंटेड था कि इतने टाइम तक कितने सारे ट्रेनिंग स्कूल जाने के बाद भी वो कोई भी अलग स्किल नहीं सीख पाया। तभी वहाँ लिन आ जाती है। नॉर उसकी धमकी याद करता है और उससे बड़े ही फॉर्मल तरीके से ग्रीट करता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। लिन चाहती है कि नॉर उसे अपने असिस्टेंट की तरह काम पर रख ले, वो बस उसके साथ अप्रेंटिस की तरह रहेगी और प्रॉमिस करती है कि वो कभी उसे परेशान नहीं करेगी। पर नॉर इसके लिए मना कर देता है। लिन कहती है कि वो उसे बड़े अच्छे तरीके से असिस्ट कर सकती है और भले ही वो भोंदू दिखती हो, पर उसने हर ट्रेनिंग स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे। नॉर कहता है कि वो बात नहीं है, मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता और मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। इस पे लिन जिद करने लगती है, पर बार बार नॉर के मना करने के बाद वो कहती है कि वो उसे असिस्ट कर सकती है और इसे साबित करने के लिए आइस से खुद पर हमला करती है और फिर आग बनाकर आइस को पिघला भी देती है। जिसके बाद वो एक छोटे से चाकू से पीछे खड़ा बड़ा सा पेड़ काट देती है। जिसके बाद वो अपनी तलवार निकालती है और डिवाइन स्लैश का यूज करती है, जो कि अनडेड क्रीचर्स के खिलाफ बहुत काम का होता है। वो अपनी और ताकतों को दिखाना चाहती थी, पर नॉर उसे रोक देता है और उससे पूछता है कि वो उसका अप्रेंटिस बनने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रही है। उसे लगता है कि लिन को कोई गलतफहमी हो चुकी है कि वो किसी तरह उसे गाइड कर सकता है। नॉर उससे कहता है कि अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता, लेकिन अभी भी लिन नहीं मान रही थी और वो कहती है कि वो भले ही उसके जितनी ताकतवर ना हो, पर वो उसके किसी न किसी काम तो आ ही सकती है। ये सब सुनने के बाद नॉर डिसाइड करता है कि उसे दिखाना ही पड़ेगा कि वो आखिर कितना नल्ला है और वो अपनी छोटी सी फ्लेम दिखाता है। ये देख के लिन शॉक हो जाती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और याद करती है कि ट्रेनिंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर ने सभी स्टूडेंट्स को एक टैलेंटलेस स्टूडेंट के बारे में बताया था, पर ये सुन के उन सभी को लगा था कि ये सब ऐसे ही कहानियां हैं, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनिंग बड़ी ही मुश्किल होती है। वो इतनी टफ होती है कि बड़े बड़े लोग भी 3 दिन के अंदर उसे छोड़ देते हैं। पर आखिर 12 साल के बच्चे ने सभी ट्रेनिंग स्कूल्स की ट्रेनिंग पूरी कैसे कर दी। वो भी इन सारी चीजों को कहानियां ही मानती थी, पर नॉर से मिलने के बाद उसकी सोच बदल चुकी है। लिन याद करती है कि ओकुन ने उसे भी अपनी टाइनी फ्लेम दिखाई थी, जो पहले से थोड़ी बड़ी है। ओकुन कहता है कि उसने 2 सालों तक प्रैक्टिस करके ये स्किल सीखी है, इसीलिए उसकी टाइनी फ्लेम एवरेज से बड़ी है। वो भी अपना टाइनी फ्लेम मैजिक यूज करती है और सोचती है कि क्या वो कभी उसे बड़ा बना पाएगी। और वो याद करती है जब नॉर ने अपना टाइनी फ्लेम यूज किया था, वो ओकुन से बहुत ज्यादा बड़ा था, जबकि ओकुन ने इतने साल ट्रेनिंग की है जितने साल नॉर की उम्र भी नहीं है। नॉर उससे कहता है कि उसके बाकी के स्किल्स भी इसी की तरह लो लेवल्स हैं और इसलिए वो अपने अप्रेंटिस के तौर पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लिन को लगता है कि उसके बाकी के स्किल्स भी बहुत हाई लेवल होंगे और उसे अब अपनी छोटी मोटी स्किल्स को शो ऑफ करने के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि नॉर ने मिनाटोर को हराने के बाद भी कोई शो ऑफ नहीं किया था, बल्कि वो अपनी पूरी ताकत से लोगों की मदद करता रहा। वो शरीर और दिमाग दोनों से ही स्ट्रॉन्ग है। एक दिन मेरा भाई और मैं इस किंगडम को लीड करेंगे और मुझे मेरे भाई की मदद करनी होगी, इसलिए मुझे मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ानी होगी। और जब तक वो मुझे अपने अप्रेंटिस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर लेते, मैं उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलती रहूंगी। और मुझे यकीन है कि जिस जवाब को हाउस ऑफ क्ले ढूंढ रहा है, उसका जवाब हमें उसी इंसान से मिलेगा। जिसके बाद वो फिर से नॉर से मिलने चली जाती है और वो नॉर को अपना मास्टर मान चुकी थी। नॉर सोच में पड़ जाता है कि यहाँ हो क्या रहा है। रेन सोच रहा था कि आखिर फादर ने ब्लैक स्वॉर्ड उसे दी ही क्यों। उन्हें वो स्वॉर्ड तब मिली थी जब वो एक एडवेंचरर थे और वो 6 मास्टर्स के साथ एक डंजन में गए थे और काफी खतरनाक सफर के बाद उन्हें वो स्वॉर्ड मिली थी। कोई नहीं जानता कि वो स्वॉर्ड किस चीज से बनी है, पर कोई भी ऐसा मैजिक या टूल नहीं है जो कि उसे डैमेज कर पाया हो। यहाँ तक कि कोई उस पर हल्का सा स्क्रैच भी नहीं ला पाया और इसी वजह से इसे अनब्रेकेबल ब्लेड भी कहा जाने लगा। उसे लगता है कि उसके फादर को जरूर लगा होगा कि नॉर आने वाले खतरे में उनकी किंगडम की मदद कर सकता है, क्योंकि पहले ही उसने मिनाटोर को हराकर उनकी प्रिंसेस की जान बचाई थी। वही नॉर और लिन अभी भी साथ में घूम रहे हैं और वो परेशान है क्योंकि लिन अभी तक उसे मास्टर ही बुला रही है और वो जहाँ भी जा रहा है वो उसका पीछा करे जा रही है। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि जब वो देखेगी कि गिल्ड में जाकर वो किस तरह की जॉब लेता है, तब शायद वो उसका पीछा छोड़ दे। तो नॉर गिल्ड में जाके कोई ऐसा काम मांगता है जो वो दोनों कर सके। वो बंदा कहता है कि लिन क्योंकि बी रैंक है और अगर तुम टीम की तरह काम कर रहे हो तो तुम सिटी के बाहर गॉब्लिन्स को मारने जा सकते हो। ये सुन के नॉर खुश हो जाता है। गिल्ड मास्टर कहता है कि अगर लिन अकेली होती तो वो सिल्वर रैंक की जॉब ले सकती थी, पर क्योंकि उसके
उसके साथ तुम हो तो उसे थोड़े नीचे लेवल के ही जॉब दिए जा सकते हैं। नॉर सोचने लगता है कि इसका मतलब मैं सिटी के बाहर काम कर सकता हूँ, पर कहीं लिन को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। क्या वो मेरे जैसे बंदे के साथ काम करना चाहेगी? लिन पूछती है क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नॉर कहता है इससे कोई तुम्हें परेशानी तो नहीं? क्या ये ठीक होगा कि मैं तुम्हारे रैंक का यूज करके जॉब ले रहा हूँ? लिन कहती है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वही नॉर सोचता है कि मुझे ऐसे किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, पर कम से कम वो अपने सपने को तो पूरा कर पा रहा है और वो गिल्ड से बाहर चला जाता है। तभी गिल्ड मास्टर उसे रोकता है। अबे कहाँ जा रहा है? मैंने तो तुम्हें बताया नहीं कि गॉब्लिन है कहाँ। इसके बाद वो उन्हें एक जगह दिखाता है और कहता है कि ये फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट है जहाँ उन्हें गॉब्लिन्स मिल जाएंगे, और वो उन्हें वार्न भी करता है कि भले ही ये लो रैंक है पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, और गॉब्लिन्स को काउंट करने के लिए उन्हें गॉब्लिन्स के राइट ईयर को लाना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो गिल्ड मास्टर उन्हें पैसे नहीं देगा। आगे गिल्ड मास्टर कहता है कि आजकल गॉब्लिन्स कम दिखाई देने लगे हैं, तो अगर तुम्हें वो ना मिले तो कोई जड़ी बूटी या कोई और वैल्यूएबल सामान ले आना। इसके बाद वो दोनों सिटी के गेट के बाहर चले जाते हैं, और जब वो जंगल में पहुंचते हैं नॉर पूछता है कि आखिरकार गॉब्लिन्स होते कैसे हैं। लिन बताती है कि गॉब्लिन्स छोटे जानवर और फलों को खाते हैं, और जब उन्हें कोई इंसान दिखता है तो वो गुस्से में आकर उनका शिकार करने लगते हैं। अगर गॉब्लिन्स की पॉपुलेशन पे ध्यान ना दिया जाए तो वो बड़ी ही तेजी से बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका खाना भी कम होता चला जाता है और वो सिटी की तरफ आने लगते हैं। इसलिए सिटी गॉब्लिन्स को कंट्रोल करने के लिए एडवेंचर्स को भेजती रहती है, पर क्योंकि फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के लिए गॉब्लिन्स जरूरी है तो वो पूरी तरह से उन्हें नहीं खत्म कर सकते। उसकी बातें सुनने के बाद नॉर सोचने लगता है कि वो टैलेंटेड भी है और उसके पास नॉलेज भी है, मैं आखिरकार उसे क्या ही सिखा सकता हूँ। वो गॉब्लिन्स को ढूंढते ढूंढते जंगल के और अंदर चले जाते हैं। लिन अपनी स्किल से गॉब्लिन्स को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे एक गॉब्लिन भी नहीं मिलता, और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उनके आसपास है, और वो फॉरेस्ट के और अंदर जाने लगते हैं। पर वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि वो चीज वहां से गायब हो चुकी है। जिसके बाद जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं वो देखते हैं कि कोई चीज गॉब्लिन को खा रही थी। लिन अनकवर मैजिक का यूज करती है और वो देखते हैं कि जो क्रीचर इनविजिबल था वो एक बड़ा सा गॉब्लिन है। उसे देख के नॉर हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये गॉब्लिन है, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे बहुत बड़ा है, और लोग इसे सबसे कमजोर मॉन्स्टर कहते हैं। यानी सारे एडवेंचरर्स इनसे ऐसे लड़ते हैं जैसे कि ये कोई कीड़े हो। और जब नॉर लिन को देखता है वो काफी घबराई हुई थी। वहीं लिन सोच रही थी कि ये गॉब्लिन एम्परर है जिसका थ्रेट लेवल एक्सट्रीम है। गॉब्लिन एम्परर्स को फॉरबिडन मैजिक का यूज करके आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ये अपने ही साथियों को खाकर अपनी ताकत को और बढ़ाते रहते हैं। तभी नॉर कहता है डरो मत लिन, ये तो बस एक गॉब्लिन है। ये सुन के लिन को लगता है कि नॉर ने शायद पहले ही इसे सेंस कर लिया था और इसी वजह से वो शायद इस जॉब को लेकर एक्साइटेड हो गए थे। जिसके बाद वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गॉब्लिन पेड़ों को उखाड़कर नॉर पर हमला करने जाता है, पर वो उसके सभी हमलों को पैरी कर रहा था। इसी दौरान मौका देखकर लिन उसके ऊपर मैजिक से अटैक कर रही थी, पर गॉब्लिन उसके हर अटैक को डॉज कर लेता था। नॉर भी देख के हैरान था कि वो अपने साइज के हिसाब से काफी तेज है। जिसके बाद वो लिन के ऊपर पेड़ फेंक देता है, पर ऐन वक्त पर नॉर आके उसे बचा लेता है। तभी लिन उसके सर पर लगे माना स्टोन को नोटिस करती है और नॉर से कहती है कि हमें उसे निकालना होगा। जिसके बाद वो गॉब्लिन फिर से उन लोगों पर पेड़ों को फेंकना शुरू कर देता है, पर इस बार लिन अपने मैजिक से उन सभी पेड़ों को एक ही बार में डिफ्लेक्ट कर देती है और इसकी वजह से वहाँ की सारी धुंध भी साफ हो जाती है। जिसके बाद वो देख सकती है कि वो गॉब्लिन माना स्टोन का यूज करके अपने सारे जख्मों को बड़ी जल्दी हील कर रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। तभी नॉर की दिमाग की बत्ती जलती है और वो लिन से कहता है कि वो अपने विंड मैजिक से उसकी पीठ पर हमला करे। जब लिन विंड मैजिक यूज करती है नॉर बड़ी ही तेजी से गॉब्लिन की तरफ जाने लगता है और वो उसके फेंके हुए पेड़ों को काट कर सीधा उसके सर पे लगे माना स्टोन पे अपनी तलवार से हमला करता है, और वो माना स्टोन उसके सर से बाहर आ जाता है, जिससे वो गॉब्लिन दर्द में चिल्लाने लगता है। नॉर लिन से कहता है कि वो उस गॉब्लिन को खत्म करे। जिसके बाद लिन फायर मैजिक का यूज करके उस गॉब्लिन को जला देती है। वहीं ये सब देख के नॉर सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक था, अब मैं कुछ टाइम के लिए गॉब्लिन हंटिंग नहीं करूंगा और मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। रेन कह रहा था तो इस बार गॉब्लिन एम्परर आया था। इस माना स्टोन को देखकर लगता है कि वो सच में बहुत ताकतवर था। एक बंदा बताता है कि रिपोर्ट्स की माने तो ये गॉब्लिन किंग से बहुत ज्यादा बड़ा था। तो रेन को लगता है कि इसके पीछे जरूर मैजिक एम्पायर का हाथ था, और वो इस बात पे हैरान भी है कि उन दोनों ने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को अकेले कैसे हरा दिया। स्पाई बताता है कि ये मॉन्स्टर जंगलों में कंसीलमेंट मैजिक का यूज करके कई दिनों से छुपा हुआ था, और लेडी लिन के हिसाब से वो काफी दिनों से वहाँ था। ये सुन के रेन हैरान हो जाता है और कहता है कि शैडो कंपनी भी इस मैजिक को डिटेक्ट नहीं कर पाई, और हमारे सेंसरी नेटवर्क के होते हुए इतना बड़ा क्रीचर यहाँ लाया कैसे गया। जिसके बाद शैडो फैक्शन बताता है कि ऐसी घटनाएं कई जगह पे हो रही हैं, और गिल्ड्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जंगलों में गॉब्लिन्स की तादाद कम होते जा रही है, और वो पिछले 3 महीने की रिपोर्ट उसे दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर कह रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा दिन भी देखूंगा जब तुम किसी गॉब्लिन को हराकर वापस आ रहे होगे। नॉर कहता है कि वो गॉब्लिन सच में बहुत खतरनाक था, और वो तो बस लिन की मेहरबानी
मेहरबानी है कि हम जिंदा वापस आ गए। वहीं लिन कहती है कि सब कुछ तो आपने किया, मैंने तो बस आपकी थोड़ी बहुत मदद की। गिल्ड मास्टर कहता है कि चाहे जो भी हो, वो गॉब्लिन इतना ताकतवर तो होगा ही कि वो एक रुकी को हरा सके। तुम्हें अपना पहला गॉब्लिन मार के कैसा लग रहा है? नॉर कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि गॉब्लिन्स इतने ताकतवर होते हैं, और मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके सर पे लगा जम्पस्टोन उसकी कमजोरी हो सकता है। गिल्ड मास्टर कहता है, क्या तुम माना स्टोन की बात कर रहे हो? वो सच में गॉब्लिन ही था ना? नॉर कहता है, मेरे हिसाब से तो गॉब्लिन ही था। लिन भी कहती है कि अगर आप कह रहे हैं कि वो गॉब्लिन था तो वो गॉब्लिन ही था। तो गिल्ड मास्टर को लगता है कि शायद वो कोई रेयर गॉब्लिन होगा, और वो उनसे उसका कान मांगता है। तभी उन दोनों को याद आता है कि उन्होंने गॉब्लिन को तो जला दिया। आगे रेन जब उनकी रिपोर्ट पढ़ता है, वो ये देख के हैरान था कि पूरे टेरिटरी में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। वो समझ जाता है कि दुश्मन उनके टेरिटरी में काफी अंदर तक आ चुके हैं। तो वो उन सभी को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि वो उन सभी को इंक्लूड करें जो कि अनकवर और कंसीलमेंट मैजिक को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो 6 सॉवरेंस को भी बुलाने का ऑर्डर दे देता है। उनके जाने के बाद वो सोचने लगता है कि आखिर उनकी कंट्री ने क्या किया है जो मैजिक एम्पायर उन्हें डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ नॉर और लिन साथ में लंच कर रहे थे। लिन कहती है कि गिल्ड मास्टर कितने अच्छे हैं, क्योंकि वो भले ही कान लाना भूल गए थे, फिर भी उन्होंने उन्हें अपना रिवॉर्ड दे दिया। नॉर रिवॉर्ड लेना नहीं चाहता था, पर गिल्ड मास्टर ने उसे कन्विंस कर ही लिया। वो अपने पहले मॉन्स्टर को हंट करके बहुत खुश था, पर अब वो ये सोच के परेशान भी हो रहा है कि आखिर लिन कब तक उसके साथ रहने वाली है, और उसे लगता है कि अब उसकी फैमिली को उसकी फिक्र होने लगी होगी। पर तभी लिन नॉर से कहती है कि वो घर जा रही है, और वो नॉर से घर जाने की परमिशन मांगती है, जिसकी परमिशन नॉर उसे दे देता है और उसकी इतनी सारी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा भी करता है। वहीं पूरे कैपिटल में उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ रेन पहुंचता है। रेन नॉर से एक फेवर मांगता है। वो चाहता है कि वो लिन को लेकर कल एक पहाड़ों के टाउन में चला जाए। नॉर को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, पर रेन कहता है कि वो उसे सारी बातें नहीं बता सकता, पर नॉर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, और वो बताता है कि सारी अरेंजमेंट्स और कैरेज को तैयार कर दिया गया है। रेन नॉर से प्रॉमिस करता है कि वो उसे बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा, क्योंकि सिर्फ वही है जिसपे वो भरोसा कर सकता है, जिसके बाद नॉर मान ही जाता है। अगले दिन नॉर लिन के साथ निकल जाता है, और वो कहता है कि भले ही इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड अच्छा हो, पर मेन रीजन मेरा एक्सेप्ट करने का ये था कि मुझे पहली बार कैरेज में बैठने का मौका मिलता। वो बाहर के नजारे एंजॉय करते हुए जा रहा था। ये नॉर के लिए बेस्ट रिवॉर्ड है, क्योंकि वो कैपिटल के बाहर कभी नहीं गया था। पर तभी वो देखता है कि लिन उदास बैठी है, और उसे समझ नहीं आता कि वो नजारों को एंजॉय क्यों नहीं कर रही। लिन माफी मांगती है क्योंकि उसके भाई ने अचानक से ही उसे ये क्वेस्ट पे भेज दिया, पर नॉर कहता है कि ये मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारे लिए रिपेमेंट की तरह समझो, और उसे उस क्वेस्ट से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसे रिवॉर्ड्स तो मिलने ही वाले हैं। रेन ने उनसे कहा था कि वो कैरेज के साथ नॉर्थ साइड में जाएंगे। वहाँ पहाड़ों पर उन्हें टोरोस नाम का टाउन मिलेगा, जहाँ वो कुछ समय के लिए रुकेंगे। वो आगे कहता है कि अगर टोरोस विलेज में कुछ नहीं होता है तो तुम और अंदर तक जाओगे। नॉर हैरान था कि उसे बस उसके साथ रहना है। रेन कहता है कि अगर कुछ नहीं होता है तो वो इसे एक वेकेशन ट्रिप की तरह देखे। वही प्रेजेंट में इनेस कहती है कि जब तक वो वहाँ है कुछ भी नहीं होगा। वही रेन ने इनेस को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उसने कहा था कि अगर कैपिटल को कुछ भी होता है तो वो लिन को लेके होली किंगडम ऑफ मित्रा में चली जाए। इनेस रेन से पूछती है कि क्या लिन जानती है कि उसे मित्रा में क्यों भेजा जा रहा है। रेन बताता है कि उसने इस बात को लिन से सीक्रेट रखा है, क्योंकि अगर उसे पता चलता तो वो जाने से मना कर देती। वो ब्रेक लेने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ नॉर देखता है कि इनेस परेशान दिख रही है, पर नॉर के पूछने पर वो कहती है कि वो बस कुछ सोच रही थी, और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। पर नॉर कहता है कि मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं भागने में बहुत अच्छा हूँ। पर इनेस कहती है कि तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास उसकी शील्ड है। नॉर कहता है शील्ड? मैंने तो देखी नहीं। इनेस कहती है कि शील्ड को छुपा के रखना ज्यादा आसान है, और उसे शील्ड को दिखाते हुए कहती है कि जब तक वो उस शील्ड के पीछे है उसे कुछ भी नहीं होगा। नॉर को भी इनेस की ताकत पर यकीन है, क्योंकि लिन ने उसे बताया था कि वो उतनी ही ताकतवर है जितना कि गिलबर्ट, और गिलबर्ट के साथ तो वो स्पार कर ही चुका है। इनेस बताती है कि गिलबर्ट अकेला ही एक ड्रैगन को हरा सकता है। ये सुन के नॉर को लगता है कि गिलबर्ट और इनेस उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसकी तो एक सिंगल गॉब्लिन को ही हराने में हवा निकल गई थी। और इनेस से कहता है कि वो बहुत टैलेंटेड है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब इनेस को एक ऑर्फनेज ने रख लिया था, उसे वहाँ पता चला कि उसके पास कोई मिस्टीरियस पावर है, पर जब किसी और बच्चे ने वो चेक करने की कोशिश की उसे चोट लग गई। उस बच्चे की मरहम पट्टी करने के बाद हेडमास्टर इनेस से मिलने जाता है और उसे अपनी पावर्स को दिखाने को कहता है। जब इनेस अपनी ताकत दिखाती है, ओकुन कहता है कि ये हेवंस का गिफ्ट है, क्योंकि ये बहुत यूनिक है। वो कहता है कि वो इससे ऐसी तलवार बना सकती है जो कि किसी भी चीज को काट सकती है, और ऐसी शील्ड भी जो किसी भी अटैक से डिफेंड कर सकती है। और वो आगे बताता है कि उसमें इतनी ताकत है कि वो एक पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये सुन के इनेस घबरा जाती है, तो डैंडल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखा दूंगा, ताकि वो गलती से किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। पर उसके ट्रेनिंग देने के बावजूद भी इनेस को डर लगा ही रहा कि कहीं वो गलती से किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, तो इसीलिए वो जानबूझ के सभी
से अलग रहने लगी। वो हमेशा दूसरों से मिलना और बात करना अवॉइड करती रही जब तक कि वो नॉर से नहीं मिली, क्योंकि वो पहले ये नाम सुन चुकी थी। उसकी ट्रेनिंग के दिनों के दौरान मॉन्स्टर्स लगातार हमला करते ही रहते थे और डैंडाल हमेशा ही सबसे आगे रहकर लड़ता था, जो कि उसका टीचर भी था और उसके पिता की तरह भी। और लड़ाई के दौरान वो हमेशा कहता था कि चीजें कितनी आसान होती अगर अभी भी यहाँ नॉर होता तो। ये सुन के इनीस को जलन होती थी कि डैंडाल किसी नॉर को तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पर वो उसे इतना ताकतवर नहीं समझते कि वो उसे रिकॉग्नाइज कर सके। और जब भी वो इन सब चीजों के बारे में सोचती है उसे गुस्सा आने लगता है, पर वो अभी के लिए अपने इमोशंस पर काबू रखती है ताकि वो मिशन को सही तरीके से कंप्लीट कर सके। तभी नॉर नोटिस करता है कि खेतों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई रास्ता बन रहा हो। इनीस के पूछने पर वो इसे बताता है और कहता है कि लगता है कि वीक की फील्ड्स में से कोई चल रहा है। जब ये चीज लिन नोटिस करती है वो इनीस को बग्गी को रोकने को कहती है। वो अपने अनकवर स्पेल का यूज करके उस छुपे हुए मॉन्स्टर को रिवील करती है। वहीं कैपिटल में सभी लोगों की फटी पड़ी है क्योंकि कैपिटल के चारों तरफ धमाके हो रहे हैं। किंग क्ले जानता है कि वॉर शुरू हो चुकी है। तभी एक नाइट वहां आता है और बताता है कि कैपिटल के चारों तरफ कई सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। वॉरियर्स उनसे लड़ तो रहे हैं पर उनके पास सोल्जर्स की कमी है। रेन कहता है कि आम लोगों की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है। रोड्स को ब्लॉक कर दो और शैडो ग्रुप और हंटिंग ग्रुप को यहाँ बुलाओ। उनसे कहो कि ये एक इमरजेंसी है और किसी भी तरह यहाँ के लोगों की रक्षा करनी है। किंग पूछता है कि 6 सॉवरेन्स कहाँ है। रेन बताता है कि वो सभी मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी हैं। डैंडाल अपने सोल्जर्स के साथ बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहा है। वहीं 6 सॉवरेन्स के बाकी मेंबर्स भी कैपिटल के चारों तरफ अलग अलग मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे हैं। वहीं जो नाइट्स जख्मी हुए हैं उन्हें सेफ जोन्स में हील किया जा रहा है। वहीं रेन उम्मीद करता है कि अटैक होने से पहले लिन यहाँ से निकल चुकी होगी। वहीं लिन के पास एक लड़का उस मॉन्स्टर को आगे लेकर जा रहा था और तभी अचानक से उसका बैरियर टूट जाता है। उसका बैरियर टूटते ही वो मॉन्स्टर बच्चे पे हमला कर देता है। वो उस बच्चे को मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर नॉर वहां पहुंच जाता है और मॉन्स्टर के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। वो मॉन्स्टर कई बार नॉर पर हमला करने की कोशिश करता है पर नॉर हर बार अपने पैरिस स्किल का यूज करके उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। इनीस लिन से कहती है कि जब वो ड्रैगन यहाँ आया तभी वो बच्चा भी आया, यानी वो बच्चा ही उस ड्रैगन को यहाँ लेकर आया है, यानी वो बच्चा डीमन फोक से बिलोंग करता है और वही अपने साथ ब्लैक डेथ डीमन को लेकर आया है। वो पास्ट में याद करती है जब रेन ने उससे पूछा था कि वो डीमन फोक के बारे में क्या जानती है। जब उसने सारी चीजें बताई रेन कहता है कि वो भी ह्यूमंस जैसे ही दिखते हैं पर वो डेमी ह्यूमंस होते हैं जिनके पास मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की पावर होती है। और वो कहता है कि डीमन फोक ह्यूमंस की तरह कम और डीमंस की तरह ज्यादा होते हैं और उससे वो एक इंसिडेंट बताता है जब 200 साल पहले उन्होंने किंगडम ऑफ मित्रा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसकी वजह से ह्यूमंस ने डीमंस को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर दिया और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया, पर किसी तरह उनके डिसेंडेंट्स जिंदा बच गए और वो जानता है कि वो ह्यूमन से बहुत ज्यादा नफरत करते होंगे। इनीस बताती है कि उसने उस मॉन्स्टर पे से कंट्रोल तब खो दिया जब लिन ने अपने अनकवर स्पेल का यूज करके उसका बैरियर तोड़ा। और वो कहती है कि नॉर कितना गधा है कि वो अपने दुश्मनों की ही मदद कर रहा है। तभी लिन नॉर की मदद करने के लिए जाने लगती है पर इनीस उसे रोक देती है और कहती है उसके लिए बहुत देर हो चुकी है, ड्रैगन उसे हरा देगा। वही नॉर को ड्रैगन से लड़ने में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक मेढक है और जिस गॉब्लिन से वो जंगल में लड़ा था उसके मुकाबले उसके अटैक्स काफी स्लो थे। तो वो सोचता है कि वो ऐसे ही डिफेंड करता रहेगा जब तक कि लिन और इनीस उसकी मदद करने के लिए नहीं आ जाते। तभी वो ड्रैगन उसके ऊपर पॉइजन शूट करने लगता है पर वो रास्ते से नहीं हट सकता था क्योंकि अगर वो हट जाता तो वो उस बच्चे को लग जाएगा। वो उस पॉइजन को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता और उस जहर का इफेक्ट उसके ऊपर तुरंत ही होने लगता है। उसकी आंखें धुंधली होने लगती हैं और वो महसूस करता है कि उसका बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा है। तभी वो याद करता है कि जब वो कैरेट से निकला था इनीस उसे वॉर्न कर रही थी और बता रही थी कि वो मेढक पॉइजनस है। इनीस लिन को बताती है कि उस ड्रैगन का नाम ब्लैक डेथ पॉइजन इसलिए पड़ा है क्योंकि जिस चीज को भी वो काले पॉइजन से छूता है वो पूरी तरह से मर जाती है। वो फिर से अपने पॉइजन से उन पर हमला करने जा ही रहा था तभी लिन उसकी मदद करने जाने लगती है पर इनीस उसे रोक देती है। लिन कहती है कि वो उसे जाने दे पर इनीस मना कर देती है और कहती है कि उसका काम है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे और उसे यकीन दिलाती है कि वो दोनों उसकी शील्ड के अंदर सेफ रहेंगे और उसे समझाती है कि नॉर की मदद करने का अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस ड्रैगन का पॉइजन जानलेवा होता है। ड्रैगन फिर से अपना पॉइजन रिलीज करता है और इस बार वो पहले से ज्यादा पावरफुल था। तो इनीस अपने शील्ड का यूज करके खुद को और लिन को उसके पॉइजन से बचा लेती है। लिन अपने प्यूरिफाई स्पेल का यूज करके नॉर की मदद करना चाहती है पर ड्रैगन के पॉइजन के आगे ये कुछ भी नहीं है। वहीं इनीस मन ही मन माफी मांगती है कि वो नॉर को नहीं बचा पाई पर जब पॉइजन साफ होता है वो ये देख के हैरान हो जाती है कि नॉर अभी भी ड्रैगन से लड़ रहा है और अब जाके उसे समझ आता है कि डैंडल क्यों चाहता था कि नॉर उसके साथ लड़े क्योंकि वो एक सच्चा हीरो है जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी इनोसेंस को बचाता है। वो मरने की कगार पर आकर भी ड्रैगन से लड़ना जारी रख रहा था। ड्रैगन फिर से उस पे पॉइजन से हमला करता है पर इस बार वो
उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो उससे लड़ना जारी रखता है। पर तभी वो पॉइजन का असर महसूस करने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। वो अपने मुंह से पॉइजन पोंछता है और सोचता है कि ये तो बढ़िया है, मैं अभी भी जीत सकता हूँ। आगे हम रोलो का पास्ट देखते हैं। उसे और उसके जैसे बच्चों को जेल में बंद करके रखा जाता था। उन्हें सभी लोग कर्स्ड चाइल्ड कह के बुलाते हैं, क्योंकि उनमें डीमंस को कंट्रोल करने की पावर है। पहले वो सभी सिर्फ एनिमल्स पे अपनी पावर्स का यूज करते थे, पर तभी किसी ने मॉन्स्टर्स को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वॉर छिड़ गई, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तभी से सारी दुनिया उनसे नफरत करती है और उनके जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें स्लेव्स की तरह रखा जाता है और उनकी बिना कोई गलती के उन्हें बार बार मारा जाता है। और अगर वो कोई सवाल पूछते हैं तो उन्हें और ज्यादा मारा जाता है। आगे रोलो बताता है कि वो अपने आसपास के लोगों के मन की बातें सुन सकता था, जिससे उसे पता लगा कि सब कोई उससे नफरत ही करते हैं। और जब लोगों को पता लगा कि मैं उनके मन की बातें सुन सकता हूँ, तब वो मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगे। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने कभी बदला लेने का नहीं सोचा। मैं किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कर सकता था। तभी एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि वो एक मॉन्स्टर को एक सिटी में लेकर जाए, और ऐसा करने पर वो अपने लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर पाएगा और उन्हें अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा। पर अगर उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो वो उनकी हालत और ज्यादा बुरी कर देगा। वहीं उस बंदे के सर पे लगे मैजिक टूल की वजह से रोलो उसकी मन की बातें नहीं सुन सकता था, पर उसे पता है कि जो भी वो कहता है वो जरूर करता है, तो उसे उसकी बातें माननी ही पड़ी। वहीं जब वो मॉन्स्टर उसके कंट्रोल से बाहर चला गया था, वो सोचने लगता है कि उसके लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाएंगे और उसकी वजह से उन्हें और ज्यादा तकलीफें सहनी पड़ेंगी। पर वो ये सोच के खुश भी था कि भले ही वो आज तक किसी के काम ना आया हो, पर उसकी वजह से किसी को चोट नहीं आई। और सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की है कि आज वो मरने वाला है। उसी वक्त नॉर वहाँ आके उसे बचा लेता है और मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आदमी उसे क्यों बचा रहा है, और जब उसने पॉइजन से उस पर हमला किया था, नॉर बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद की जगह वो उस बच्चे को हील करने लगता है, जिसके बाद वो लड़ते लड़ते नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम नॉर का पास्ट देखते हैं, जब वो जंगल से काफी सारी चीजें लाकर खाना बनाता है, पर जब वो उसे खाता है उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है, क्योंकि वो कोई जहरीली चीज ले आया था। जिसके बाद उसने लो हील को यूज करके किसी तरह खुद को संभाला था, और जब उसने सुबह बुक देखी उसे पता लगा कि वो एक जहरीला प्लांट था, जिसे कि उसकी मॉम ने खाने से मना किया था। पर इतनी खस्ता हालत होने के बावजूद भी वो ट्रेनिंग करने पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो फिर से खून की उल्टी करता है, तो वो फिर से लो हील का यूज करके खुद को हील कर लेता है और वो थोड़ी देर में ही पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पर जब वो जंगलों में फिर से खाना लेने जाता है, उसे एक सांप काट लेता है, जिसे वो मार देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसके रात का नाश्ता वही सांप था, जो कि उसे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अगले दिन वो फिर से उसी सांप को पकड़ता है और वो नोटिस करता है कि उस पे जहर का असर उतना ज्यादा नहीं हो रहा था, तो उसे लगता है कि शायद इन सब से उसे कोई न्यू स्किल मिल जाएगी। तो वो आगे बहुत सारी जहरीली चीजों को खाता रहता है, पर इन सब के बावजूद भी उसे एक भी स्किल नहीं मिलती। हाँ, पर ये सारी जहरीली चीजें उसे बड़ी टेस्टी लगती हैं और वो सोचने लगता है कि शायद ये फ्रॉग भी बड़ा टेस्टी होगा। उसे खून की उल्टियां इसलिए हो रही थी क्योंकि वो पहले इस पॉइजन का असर नहीं खत्म कर पाया, और वो देखता है कि वो बच्चा बिल्कुल सेफ है क्योंकि उसने उसके ऊपर लो हील का यूज कर दिया था। इसके बाद वो मॉन्स्टर फिर से नॉर पे हमला करना शुरू कर देता है। नॉर उसके सभी हमलों को पैरी करता रहता है, जिसके बाद वो अपने फाइनल हमले के लिए आसपास की सारी हवा को खींचता है। पर जैसे ही वो पॉइजन फेंकने वाला था, नॉर अपनी तलवार से उसका मुंह बंद कर देता है और प्रेशर की वजह से उसका मुंह फट जाता है। और नॉर सोचने लगता है क्या सिटी के बाहर के मेंढक भी इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं? जो भी हो, इसे खाने में तो सच में मजा आएगा। इसके बाद वो रोलो के पास जाता है और उसके पूछने पर रोलो बताता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे सिटी तक लेकर जाऊंगा, और इस गधे के दिमाग में ये आता है कि इतने बड़े फ्रॉग को अगर फ्रेश रखना है तो उसे तो जिंदा ही ट्रांसपोर्ट करना होगा। यानी सभी सिटी वाले इसे पकाकर खाने वाले थे, और इसने कंसीलमेंट मैजिक इसलिए यूज किया होगा ताकि मीट चुराने वाले उसे चुरा न लें, और कहीं ये इतने सभी फ्रॉग्स को अपने फार्म पर बड़ा तो नहीं करता है। हे भगवान, मैंने इसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया। जिसके बाद वो उससे माफी मांगने लगता है। नॉर उससे पूछता है कि आखिरकार वो इतनी बड़ी चीज को यहाँ लेकर कैसे आया, तो रोलो उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। नॉर को उसकी स्किल बहुत कूल लगती है, पर रोलो बताता है कि ये कोई स्किल नहीं है, मैं और मेरे जैसे डीमंस इस पावर के साथ पैदा होते हैं। अच्छा, डीमन फ्रॉग लगता है कोई क्लैन है और मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करना लगता है उनकी स्पेशल पावर है। काश मेरे पास भी ऐसी ताकत होती तो मैं कितने अलग अलग तरह के काम कर सकता, और रात को मुझ पे मॉन्स्टर्स के हमले का मुझे डर भी नहीं लगता। तुम्हारी पावर तो सच में कितनी कमाल की है। रोलो पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? क्योंकि सब लोग मेरी पावर्स की वजह से मुझसे नफरत करते हैं। पर नॉर उन्हें उन लोगों पे ध्यान ना देने को कहता है। तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा यूजफुल है, अगर मैं इस एबिलिटी को ले सकता तो जरूर लेता। ये सुन के रोलो रोने लगता है कि वो लोगों के काम आ सकता है और किसी ने पहली बार उसे यूजफुल कहा था। वही नॉर सोचने लगता है कि ये मेरे जैसा नकारा
तरह नहीं है, पर वो अपने बारे में ऐसा क्यों सोचता है और उससे कहता है कि तुम बहुत कमाल के हो और कई तरह से लोगों की मदद कर सकते हो। तभी वहाँ लिन और इनेस पहुंच जाती है। वो उसे हील करने ही वाली थी, पर नॉर बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और खून निकलना भी बंद हो चुका है और मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, पर मेरे ऊपर जहर का असर नहीं होता। लिन को ये इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि उसका पॉइजन इतना खतरनाक है कि वो धरती को भी तबाह कर सकता है। पर इसकी एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है, अगर कोई सेक्रेट स्पिरिट स्टेज पर पहुंच जाए तो उसकी बॉडी हर तरह की चीजों को प्योरीफाई कर सकती है और जख्मों को बड़ी ही तेजी से हील कर सकती है। सेंट को भी ऐसा करने में 40 साल लग गए थे, पर नॉर को इतनी जल्दी ये सब कैसे हासिल हो गया। लिन नॉर से पूछती है कि आप जानते हैं कि एक डीमन फोल्क है, तो आप क्या करना चाहते हैं। नॉर कहता है कि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, जो सुन के वो दोनों हैरान हो जाती हैं। लिन पूछती है कि क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं। ये इतने खतरनाक मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर घूम रहा था। नॉर कहता है कि तुमने सच कहा, देखो उस मॉन्स्टर ने कितनी तबाही भी मचा दी, ऊपर से हमने इसकी सिटी में डिलीवरी को भी रोक दिया। और वो उससे पूछता है कि उसे ये काम दिया किसने था, पर रोलो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें इसी तरह से बड़ा किया जाता है। उसे इतना डरा हुआ देखकर इन्हें समझ जाती है कि उसे किसी ने स्लेव बनाकर रखा था, यानी किसी कंट्री में इस बच्चे को स्लेव बनाकर रखा गया था। पर रोलो को ये नहीं पता था कि वो कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ लाते वक्त उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। नॉर कहता है कि वो तो बिल्कुल भी अब उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। वहीं लिन सोचने लगती है कि इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कोई बुरा इंसान है और न ही उसके पास कहीं जाने की जगह है। पर इनेस कहती है कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ डीमन फोल्क बैन किए हुए हैं, तो इसे हमारे साथ ले जाना बहुत मुश्किल है और अगर हम इसे रास्ते में भी कहीं छोड़ देते हैं तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। उसी वक्त वहाँ एक बंदा पहुँचता है और कहता है तुम अभी तक मरे नहीं और तुम्हें जो काम दिया गया था उसकी तो तुमने ऐसी की तैसी कर दी है। नॉर उससे पूछता है कि क्या तुम्ही ने इसे डिलीवरी का काम दिया था। नहीं, मुझे भी किसी ने हायर किया है। क्या वो तुम ही हो जिसने उसकी ऐसी हालत की है। हाँ, पहले मुझे उसके बारे में पता नहीं था, तो डिलीवरी खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, मैं बस उस लड़के को वापस ले जाने आया हूँ। तो अभी वो रोलो पर हमला कर देता है। नॉर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा काम इसे वापस लेकर जाना है, जिंदा या मुर्दा। वैसे अगर मैं जिंदा भी लेकर गया तो वो उसे मार ही देंगे, तो इतनी मेहनत कौन करेगा। जिसके बाद वो लगातार उस पर हमला करता रहता है, पर नॉर उसके हर अटैक को पैरी कर रहा था। पर अपना हर अटैक फेल होता हुआ देखकर वो बड़ी ही तेजी से उस पर हमला करने जाता है। नॉर उसे रोक तो देता है, पर वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उससे नॉर और रोलो दोनों पीछे उड़ते हुए जाते हैं। पर इस हमले की वजह से जाडू का ब्लेड टूट जाता है, तो वो एक और ब्लेड निकालकर उस पर हमला करने लगता है। वहीं नॉर सोचने लगता है कि अगर मैं ऐसे ही रोलो को प्रोटेक्ट करते हुए लड़ता रहा तो मैं हार जाऊंगा। वहीं परेशान होकर जाडू और भी ज्यादा तेजी से उस पर हमला करने लगता है। वहीं उस भयंकर लड़ाई को देखकर इनेस लिन के आगे शील्ड बना देती है और कहती है कि अगर हम संभल कर नहीं रहे तो हम कीड़ों की तरह कुचले जाएंगे। मुझे याद आ चुका है कि वो कौन है। उसका नाम डेडमैन जाडू है, जो कि एक एस रैंक एडवेंचरर रह चुका है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ कुछ लोगों की मीटिंग चल रही थी। तभी वहाँ इनेस आती है और कहती है कि वो कुछ अनसॉल्व्ड केसेस देख रही थी जिसमें कि टारगेट मर चुका है, पर फिर भी हम उस केस को फॉलो क्यों कर रहे हैं। डंडाल्ग कहता है कि उसे रहने दो, ऑफिशियली वो टारगेट मर चुका है। सिक कहता है कि ये केस डेडमैन जाडू का है, जो कि बहुत ही कम उम्र में एक एस रैंक एडवेंचरर बन गया और बाकी के एस रैंक एडवेंचरर्स का टारगेट बन गया। ओकन बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था उसने ड्वार्वन एल्केमी के आर्ट को मास्टर कर लिया और 13 साल की उम्र में ही वो ड्रैगन स्लेयर के नाम से फेमस हो गया। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा फेमस होने लगा और एडवेंचरर्स में उसे सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाने लगा। इनेस पूछती है कि ऐसा इंसान आखिरकार टारगेट कैसे बन गया, तो सिग बताता है उसने बहुत सारे इनोसेंट्स की जान ली है। उसने एक मर्चेंट की फैमिली के 36 मेंबर्स को मार डाला था। सेम कहता है कि गिल्ड में लोगों का कहना था कि उसका एडवेंचरर लाइसेंस छीन लिया जाए, पर उसने गिल्ड के लिए बहुत ज्यादा काम किया था और क्योंकि वो डिजास्टर लेवल थ्रेट मॉन्स्टर्स को भी आराम से मार सकता है तो कुछ लोग इस बात को वहीं दबाना चाहते थे। और सिग कहता है कि जब तक जाडू को पैसे मिलते रहेंगे वो किसी भी जॉब को एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे उसे किसी मॉन्स्टर को मारना हो या फिर किसी बच्चे को। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि उसने अपने क्लाइंट के लिए एक पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने वहाँ के सभी सोल्जर्स, सिविलियंस और रॉयल फैमिली को खत्म कर दिया। वहीं प्रेजेंट में इनेस बता रही थी कि जाडू को खत्म करने के लिए कई सारे एडवेंचरर्स उसके सामने आए, पर जाडू सभी को मारता चला गया। इतने सारे एडवेंचरर्स को मरता हुआ देखकर गिल्ड ने ऐलान कर दिया कि जाडू मर चुका है। जाडू कहता है कि उसके सारे वेपन्स टूट गए हैं। नॉर माफी मांगता है और कहता है इसमें गलती तो तुम्हारी है, तुमने ही हम पर हमला शुरू किया था, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। पर मुझे समझ नहीं आता कितने रेयर मटेरियल्स की ब्लेड्स भी कैसे टूट गई। मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं देने वाला, तुम सच में कितने अजीब हो। पर उससे भी अजीब तुम्हारी ये तलवार है, लगता है मुझे थोड़ा सेफली खेलना होगा। जिसके बाद वो क्रॉस को आसमान में उछाल देता है, जिसके बाद आसमान में लगभग 100 तलवारें आ जाती हैं और वो कहता है कि तुम इनमें से जितनी मर्जी को तोड़ सकते हो, पर मैं तुम्हें बता दूं मैं इन्हें दोबारा बना दूंगा।
होगा। नॉर उसके सभी अटैक्स को पैरी करने लगता है पर वो उन सभी को नहीं रोक सकता था, तो रोलो को बचाने के लिए उसे खुद की बॉडी का यूज करना पड़ता है। वहीं ये सब देखकर इन्हें सोचने लगती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दोनों ही मारे जाएंगे। वहीं नॉर अभी भी उसके अटैक्स को पैरी कर रहा था, पर तभी कुछ स्वॉर्ड्स रोलो की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर वहां इनेस आकर उन्हें ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद वो डिवाइन शील्ड का यूज करके बाकी सभी स्वॉर्ड्स को भी ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद वो अपनी शील्ड से ज़ार्डो पर हमला करती है, पर इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जिसके बाद इनेस कहती है कि वो डिफेंस पर फोकस करेगी तो नॉर को जाकर उससे लड़ना चाहिए। नॉर सोचने लगता है कि ये तलवारें तो बहुत तेज हैं, पर पहले मैंने ऐसी चिड़िया को भी मारा है जो इससे कई गुना तेज थे। एक सेकंड, उस मेढक के नाखून शायद कुछ काम आ जाएं। जिसके बाद नॉर फिजिकल एनहांसमेंट से उस नाखून के टुकड़े कर देता है और उन्हें इतनी जोर से फेंकता है कि उससे कई सारी तलवारें टूट जाती हैं। जिसके बाद नॉर ऐसा ही करते करते उसकी कई सारी तलवारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी ज़ार्डो इनेस पर हमला कर देता है, पर ऐन वक्त पर नॉर उसे बचा लेता है। ज़ार्डो को यकीन नहीं होता कि वो अचानक से वहां कैसे पहुंच गया, और ऊपर से ये ब्लेड तो एडमेंट टाइप की थी, तो ये कैसे टूट गई। नॉर फिर से माफी मांगता है और कहता है तुम ही हम पर हमला कर रहे हो यार, मैं क्या करूं। वहीं अपना हर अटैक फेल होता हुआ देखकर ज़ार्डो कहता है कि अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं रॉयल कैपिटल में आतिशबाजी भी देखने वाला था, पर अब मैं वहां भी नहीं जाऊंगा। लेकिन वो जाते जाते फिर से एक सरप्राइज अटैक करता है, जिसे नॉर ब्लॉक कर देता है। इसके बाद ज़ार्डो वहां से सच में चला जाता है। इसके बाद वो सभी बात करने लगते हैं कि उनका कैपिटल में ही जाना बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वहां हो क्या रहा है, और वैसे भी वो रोलो को मित्रा नहीं लेके जा सकते। पर ये सुनकर रोलो डरने लगता है और बताता है कि मैंने सुना है कि एक बहुत भयानक सी चीज कैपिटल की तरफ जा रही है, और वो इतनी ताकतवर है कि वो एक पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और जिस ड्रैगन को मैं लेकर आया हूँ वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। ये सुन के लिन कहती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी कैपिटल जाना चाहिए, पर इनेस मना कर देती है। तो लिन उससे कहती है कि मुझे पता है, मेरे भाई ने तुमसे यही कहा है ना कि अगर कैपिटल में कुछ होता है तो मुझे लेकर मित्रा चली जाओ, पर वो अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकती और उन्हें जल्दी से जल्दी सभी को इसके बारे में बताना होगा। इसके बाद वो सभी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं इस वक्त भी नॉर यही सोच रहा था, काश यार मैं उस मेढक को खा पाता। जिसके बाद वो सभी कैरेज में बैठ के कैपिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं एक सोल्जर रिन को बताता है कि सभी लोगों को सेफली इवैक्यूएट कर दिया गया था और 6 सोवरेन्स की मदद से उन्होंने सभी मॉन्स्टर्स को भी हरा दिया। पर रिन को लगता है कि वो दोबारा हमला जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी फोर्सेस जगह जगह पर बिखर चुकी है और सभी लोग काफी थके हुए हैं, तो इस बार शायद उनका हमला पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। तभी रेन को आसमान में कुछ दिखाई देता है, और जब वो अनकवर स्पेल का यूज करता है वो देखता है कि वो एक ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी है। आगे हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ नॉर ड्रैगन स्लेयर्स के बारे में पूछता है तो उसके डैड बताते हैं कि जो ड्रैगन्स पूरे काम करते हैं उन्हें मारने एक एडवेंचरर आता है जिसे कि ड्रैगन स्लेयर कहा जाता है, और वो बताते हैं कि ड्रैगन की स्किन, नाखून और दांत बहुत ज्यादा वैल्यूबल्स होते हैं और कई सारी चीजें बनाने में काम आते हैं, तो इससे किंगडम को बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए जब भी कोई एडवेंचरर ड्रैगन को मार गिराता है उसे हीरो माना जाता है और ड्रैगन स्लेयर का टाइटल दे दिया जाता है। ये सुन के नॉर कहता है कि वो भी ड्रैगन स्लेयर बनना चाहता है, तो उसके डैड बताते हैं कि ये काम आसान नहीं है। कई ड्रैगन्स हजारों सालों तक जीते हैं और उनकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी पूंछ को हिलाकर ही एक बड़े से पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अभी लिन और नॉर को भी वो ड्रैगन दिख जाता है, जिसे देखकर लिन डर जाती है और कैपिटल में भी सबकी ड्रैगन को देखकर फटी पड़ी थी। सोल्जर बताता है कि रिकॉर्ड के हिसाब से ये तो 150 साल ही पहले सोया था, इसकी नींद अभी पूरी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब था कि उन सभी ने उस ड्रैगन को जगाया है। उस ड्रैगन के पंखों से ही आसपास की चीजें तबाह होने लगती हैं। तो रेन सभी सिटीजन्स को वहां से निकालने को कहता है। मियान कहती है कि अब सभी इवैक्यूएशन रूट्स क्लोज हो चुके हैं और सारे सोवरेन्स भी इधर उधर बिखर चुके हैं। किंगडम को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। गिलबर्ट किंग को यहाँ से जाने को कहता है, पर किंग कहता है कि तुम्हारा काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। इनेस कहती है कि वहाँ अब कुछ नहीं बचेगा और लिन समझ जाती है कि ऐसे मौके पर उसके फादर वहाँ से नहीं जाएंगे और वहीं रुक कर लोगों को बचाएंगे, पर वो जानती है कि वो भी उस ड्रैगन से नहीं लड़ सकते। तभी नॉर कहता है, अरे वाह, तो ड्रैगन ऐसा दिखता है, मैं तो पहली बार एक ड्रैगन को देख रहा हूँ, ये सच में कितने बड़े होते हैं, पहली बार आपने अभी तो एक ड्रैगन को हराया। नॉर पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर और ब्रदर वहीं पर है। लिन कहती है कि हाँ, वो जरूर अभी कैपिटल में ही हो गए, पर अब तो काफी देर हो चुकी है। देर बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी भी वहाँ पहुँच सकता हूँ। और वो पहले की तरह लिन को वही विंड ब्लास्ट का यूज करने को कहता है, क्योंकि रॉयल फैमिली ने अभी तक उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो उन्हें बचाकर यहाँ तो ला ही सकता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ मैजिक एम्पायर का राजा बोलता है, मैं तुम्हारे इस सिप्तू से किंगडम को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। पर किंग फिलिस उससे नहीं डरते और कहते हैं कि चाहे तुम जितने भी धमकी दे दो, मैं तुम्हें डंजन ऑफ द लॉस्ट नहीं दूंगा। वहीं प्रेजेंट में वो ड्रैगन सिटी के अंदर उतर जाता है और फिलिस सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने गोल को पाने के लिए इतना ज्यादा गिर सकते हो। तभी उसे अपनी बेटी
की याद आने लगती है। एक राजा ऐसे वक्त पर अपनी बेटी की फिक्र नहीं कर सकता और वो उस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एनिस अपनी शील्ड से एक सिलेंड्रिकल शेप बना देती है और काफी सारे मैजिक को कास्ट करने लगती है। नोर कहता है कि ये थोड़ा अलग नहीं लग रहा, तो लिन बताती है कि ये पिछली बार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? तभी वो स्पेल को एक्टिवेट कर देती है और वहाँ तो नोर का नामो निशान नहीं बचा था और बेचारा रोलो ये सब देख के घबरा जाता है। वहीं कैपिटल में वो ड्रैगन किंग पर हमला करने जा रहा होता है। उस अटैक को देखकर रिन कहता है कि ये वही हमला है ना जिसने एक पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर रख दिया था, पर इससे भी किंग नहीं डरता और वो ब्लास्टिंग स्वॉर्ड के अंदर अपना सारा माना इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं नोर अभी भी उड़ रहा था पर इतनी तेजी की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वो चक्रघनी की तरह घूम ही रहा था पर तभी उसे होश आ जाता है और वो फिजिकल एनहांसमेंट का यूज करके कैपिटल की ओर भागने लगता है। वो कैपिटल की दीवार को भी छलांग लगा के पार कर देता है। एक सेकंड, ये ड्रैगन तो दूर था ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो उससे टकरा जाऊंगा। वहीं ड्रैगन और किंग दोनों ही अपने अटैक को चार्ज कर रहे थे पर ऐन वक्त पर वहां नॉर पहुंच जाता है और ड्रैगन के मुंह को दूसरी तरफ घुमा देता है और उसके अटैक को फेल होता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं नॉर उससे इतनी ज्यादा जोर से टकराया था कि वो उससे नीचे गिर जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। और वो अपने सामने नॉर को देखता है। वो अपनी पूंछ से नॉर पर हमला करने जाता है पर नॉर उसके अटैक को पैरी कर देता है जिससे वो ड्रैगन फिर से नीचे गिर जाता है और नॉर सोचने लगता है मुझे तो लगा था मेरे चीथड़े उड़ जाएंगे, अगली बार से मैं लिन से कहूंगा कि वो थोड़ी कम ताकत यूज करे। और इस ड्रैगन के अटैक को रोकना तो उतना मुश्किल भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लिन, इनिस और रोलो तीनों ही सिटी में पहुंच चुके हैं पर उसी वक्त उन पर हमला हो जाता है जिससे इनिस उन्हें बचा लेती है और ये हमला उन पर गॉब्लिन एम्परर्स ने किया था जिसे नूर ने हराया था। ये सभी उससे काफी छोटे हैं। लिन उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला करती है पर वो गॉब्लिन्स फिर भी उनकी तरफ आते जाते हैं पर ऐन वक्त पर रोलो अपनी ताकत से उन सभी गॉब्लिन्स को रोक देता है जिसके बाद लिन उन सभी को फ्रीज कर देती है और इनिस एक ही हमले से उन सभी गॉब्लिन्स को काट देती है। वहीं दूसरी तरफ नॉर ड्रैगन के सभी हमलों को पैरी कर रहा था और वो ड्रैगन हैरान हो जाता है मेरे नाखून और स्किन तो इंडेस्ट्रक्टिबल है, तो आखिरकार वो मुझे इतनी चोट कैसे पहुंचा सकता है। वहीं नॉर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये तलवार है क्या, इसे मैं चाहे जितनी जोर से घुमा लूं इस पे तो खरोंच भी नहीं आती। जिसके बाद वो ड्रैगन हवा में उड़ने लगता है और फिर से वही अटैक नॉर पे करता है और नॉर उसके इस अटैक को भी अपनी स्वॉर्ड से पैरी कर देता है। ये देख के वहाँ खड़े सभी लोगों की दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है और ड्रैगन की भी फट के चार हो चुकी थी और वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। रोलो कहता है कि उसका दिमाग तो खराब हुआ ही है और उसे गुस्सा इस बात का है कि उसका अपोनेंट उसे सीरियसली भी नहीं ले रहा। किंग भी सोच रहे थे लगता है उसके ईगो पे कुछ ज्यादा ही चोट आई है। तभी वो ड्रैगन फिर से नॉर पर हमला करता है पर इस बार उसका नाखून ही टूट जाता है जिसके बाद वो नूर के पास एक डॉग की तरह अपना सर रख देता है और वो उन सभी को लगता है कि शायद उसने हार मान ली है। वहीं नॉर को पता नहीं लग रहा था कि ये चल क्या रहा है। तभी उसे वो टूटा हुआ नाखून दिखता है और वो अपने फादर की बात याद करते हुए कहता है लगता है मैं कभी भी हीरो नहीं बन पाऊंगा। और उन दोनों को ऐसे बैठा हुआ देखकर रोलो कहता है लगता है ड्रैगन और नहीं लड़ना चाहता। जिसके बाद वो सभी नॉर के पास आने लगते हैं। नॉर रोलो को शुक्रिया करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उस ड्रैगन को उसी ने शांत कराया है, पर रोलो कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो नॉर को समझ नहीं आता ये ड्रैगन अचानक से शांत कैसे हो गया। तभी उसे रोलो की बात याद आती है कि सभी उससे नफरत करते हैं और उसे लगता है कि अगर लोगों को पता लगा कि उसने इतने भयानक से ड्रैगन को कंट्रोल किया है तो सभी लोग उससे डर जाएंगे और वो रोलो से उस ड्रैगन को वापस से उसके घर भेजने को कहता है। रोलो कहता है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ज्यादा बड़ा है, पर मैं उससे पूछ सकता हूँ। तभी नॉर उसके कान में कहता है फिक्र मत करो, इनिस और लिन तुम्हारी पावर से नहीं डरेंगे। इसके बाद रोलो ड्रैगन के पास जाकर उससे बात करना शुरू कर देता है। रोलो नॉर को बताता है ये ड्रैगन कह रहा है कि ये बस अपने मास्टर की ही बात मानेगा। नॉर हैरान हो जाता है, अभी तो ये तबाही मचा रहा था, अचानक से ये आज्ञाकारी कैसे हो गया। और नॉर को लग रहा था कि उस ड्रैगन ने रोलो को अपना मास्टर माना है और वो रोलो को कहता है कि वो ड्रैगन से कहे कि वो यहाँ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस चला जाए। और जब रोलो उसे ये सारी बातें बताता है वो ड्रैगन तुरंत सब कुछ मानकर वहाँ से उड़ के वापस जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर लेजर से हमला हो जाता है जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। और वो हमला मागिया किंगडम के किंग ने करवाया था और वो कहता है कि किसे पता था ये सब कुछ इतने आसानी से हो जाएगा। वो ड्रैगन तो अब हमारे किसी काम का भी नहीं था, मुझे लगा था कि सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, चलो ये भी ठीक है। और वो अपने सोल्जर्स को सभी तैयारियां पूरी करने को कहता है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां किंग का एडवाइजर उसे बता रहा था कि वो किंगडम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ड्रैगन ऑफ कैलामिटी को वहां भेज दिया है और जैसे ही वहां सब कुछ तबाह हो जाएगा तब हमारे सोल्जर्स वहां जाएंगे जिनके पास की मैजिकल वेपन्स और शील्ड्स होंगी जिससे हम उस ड्रैगन को भी मार गिराएंगे। पर रैंडस इस मिशन के खिलाफ था और किंग को इसे रोकने को कहता है। तभी किंग उसके मुंह
ऊपर लात मारता है। चुप कर बे गेंडू, अब कुछ नहीं रुकने वाला। मेरे एम्पायर के मैजिकल आइटम्स के सामने कोई नहीं टिक सकता और इस बारे में सारी दुनिया को पता होना चाहिए। और क्रेस किंगडम के गिरने के बारे में हम ये बताएंगे कि वहाँ का राजा पैसों में अंधा हो गया था और उसने डंजन की देखभाल ढंग से नहीं की, जिससे ड्रैगन ऑफ कैलामिटी जाग गया और वो हम थे जिन्हें कि वहाँ के सिटीजन्स को बचाया। नॉर अपने साथियों के साथ ड्रैगन को देखने पहुंचा था, पर वो इतनी दूर से नहीं बता सकते थे कि वो जिंदा है या मर गया। तभी लिन नॉर को उस बड़ी सी आर्मी को दिखाती है और वो किंग क्रेस किंगडम की प्रिंसेस को देखता है। तभी एक सोल्जर उसे बताता है जो लड़की उसके बगल में खड़ी है वो डिवाइन शील्ड इनस है। अच्छा, तो यही है वो जिसकी वजह से किंगडम अभी तक सलामत है। तो चलो सबसे पहले इसी को मारते हैं। जिसके बाद सोल्जर्स लेजर बीम से उन पर हमला करने की तैयारी करने लगते हैं। ये देख के इनस लिन और रोलो को पीछे जाने को कहती है। उसी वक्त वो लेजर से हमला कर देते हैं, पर ऐन वक्त पर नॉर आकर उसे बचा लेता है। वो बीम इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि आसपास की जमीन हिलने लगती है, पर नॉर उसे भी पैरी कर देता है। ये देख के किंग हैरान हो जाता है और सोल्जर कहता है कि शायद मैजिक कम था, तो किंग फिर से उन्हें हमला करने को कहता है। वहीं नॉर पूछता है कि ये किस तरह की लाइट थी और अचानक से इतनी सारी भीड़ कहाँ से आ गई। इनस कहती है कि ये मागिया एम्परर की आर्मी है और इनका साइज हमारी आर्मी से कई ज्यादा बड़ा है, कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। पर उसी वक्त उनके ऊपर हमला हो जाता है, पर इनस अपनी शील्ड का यूज करके उन सभी को बचा लेती है। नॉर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी यहाँ से नहीं जा पाएंगे, तो वो कहता है कि वो उनका ध्यान भटकाएगा, तब तक वो सब यहाँ से भाग जाएं। और वो सोचने लगता है कि मैं फाइटिंग में भले अच्छा ना हूँ, पर भागने में मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है। बचपन में जब मैं शहद लेने जाता था तब मधुमक्खियां मेरे पीछे पड़ जाती थी। ये बंदा भाई हर बार पावर अप ले आता है फ्लैशबैक दिखा दिखा के, तो उनसे भाग भाग कर मेरा भागने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है। और वो कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तभी लिन फिर से वही हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और नॉर को घबराया हुआ देख कर कहती है फिक्र मत करिए, इस बार मैं अपने पावर्स को कंट्रोल करूंगी। तभी वो देखते हैं कि वो आर्मी फिर से लेजर बीम को तैयार कर रही है। वहीं नॉर फिजिकल एनहांसमेंट का यूज करके लिन के विंड ब्लास्ट को सर्वाइव कर जाता है और वो देखता है कि उसके सामने से बहुत सारी लेजर बीम्स आ रही हैं, पर नॉर उन सारी लेजर्स को पैरी करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और वो भागता हुआ आर्मी की तरफ ही जा रहा था और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो अपना रास्ता बदल नहीं सकता था। तो वो सोचता है कि मुझे अपने रास्ते में हर चीज को पैरी करना ही होगा और वो सभी सोल्जर्स को पैरी करता हुआ आगे बढ़ता रहता है और सोचता है कि जब तक कि लिन और बाकी सब यहाँ से चले नहीं जाते मुझे इन सब का ध्यान भटकाना होगा। वहीं किंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी नॉर किंग के पास पहुंच जाता है और अचानक से उसे देखकर किंग की फट जाती है। वहीं जो वेपन्स हवा में उड़ रहे थे वो वापस से नीचे गिरने लगते हैं, जिससे वहाँ खड़े सभी सोल्जर्स घायल होने लगते हैं। इसके बाद नॉर फिर से किंग के पास से भाग जाता है और उन 3 बड़ी शील्ड्स को भी हवा में उछाल देता है, जिसके बाद वो अपनी फुल स्पीड में वापस से किंग के पास आता है और सभी सोल्जर्स को उड़ाता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये लकड़बग्गा फिर से आ गया। तभी नॉर फिर से वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद वो बचे खुचे सोल्जर्स के हथियारों को भी हवा में उड़ाने लगता है और ऐसा करते हुए फिर से किंग के पास आ जाता है और बेचारा थक हार के अपनी थोड़ी सांस ले रहा था। किंग कहता है तुम तो इतनी दूर थे, इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे आ गए। वहीं उसे देखकर किंग बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि वो उसे यहाँ मारने आया है, पर फिर वो सोचता है कि मेरे पास तो इतना खतरनाक आर्मर और स्वॉर्ड है और वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर नॉर उसे इग्नोर करके वहाँ से भाग जाता है और इस बार वो हाई बीम्स के डिवाइसेस को उड़ा देता है और किंग अपनी आंखों के सामने सब कुछ तबाह होता हुआ देख रहा था और अपनी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर बेचारा सदमे में आ रहा था। और वो देखता है कि उसके 10,000 सोल्जर्स जिनके पास इतने कमाल के आर्मर्स और वेपन्स थे वो भी लमलेट हो चुके हैं और जो शील्ड उसे ड्रैगन ऑफ कैलामिटी से बचा सकती थी उसकी भी ऐसी की तैसी हो चुकी है। आखिर ये आदमी है कौन और इसने अभी तक मुझे मारा क्यों नहीं। तभी वो देखता है कि जो उसके हाथों में स्वॉर्ड है वो तो किंग के पास थी। ये स्वॉर्ड अलग ही मटेरियल से बनी है, तो कोई भी इस स्वॉर्ड को नहीं उठा सकता। वो खतरनाक किंग भी दोनों हाथों से उसे उठाता था, तो आखिरकार ये इसे एक हाथ से कैसे चला सकता है। और ये मुझे देखकर हंस क्यों रहा है। इसने अकेले ही मेरी पूरी आर्मी को तबाह कर दिया। क्या ये सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए जिंदा रख रहा है। तभी डर के मारे किंग वही मूत देता है और वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद हम चीजों को नॉर के नजरिए से देखते हैं। जब लिन ने उसे पंछी बना उड़ाया था वो सभी सोल्जर्स के वेपन्स को पैरी करता हुआ किंग के पास पहुंच जाता है। ये बूढ़ा आदमी कौन है। इसका आर्मर और उस घोड़े का आर्मर तो बहुत ज्यादा चमक रहा है, पर देखने में तो ये कोई आम बुढ़ा लगता है। खैर छोड़ो, मुझे पहले जो हथियार हवा में उड़ रहे हैं उन्हें हवा में ही रखना होगा। अगर वापस ये सोल्जर्स को मिल गए तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे जो हथियार भी दिख रहे हैं मुझे उन सबको पैरी करना होगा। ये भयंकर सी चीजें पता नहीं क्या है, पर मैं इन्हें भी पैरी कर दूंगा। वो सभी चीजों को पैरी करता हुआ फिर से किंग के पास पहुंच जाता है। ये बुढ़ा कर क्या रहा है यहाँ। खैर छोड़ो, मैं वापस जाके हथियारों को पैरी करके
के आता हूँ। किंग उससे डर रहा था और उससे लड़ने के लिए अपने हथियार उठा लेता है। इसे क्या हो गया? ये क्या मुझे जानता है? इस बुढ़े को देख के लगता तो नहीं है कि मुझे इसे पैरी करने की जरूरत है, तो मैं बाकी हथियारों को पैरी करके आता हूँ। जिसके बाद वो फिर से बड़े हथियारों को पैरी करके वहीं पहुंच जाता है और इस बार वो काफी ज्यादा थक चुका था। तो किंग उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे? इससे लगता है कि मैं इसे मारना चाहता हूँ, पर इसमें उस बेचारे बुढ़े की गलती भी कहाँ। कोई भी मेरे हाथ में इस हथियार को देखकर ऐसा ही समझेगा। मुझे इसे बताना होगा कि मैं इसे मारना नहीं चाहता, पर मैं थकावट के मारे बोल नहीं पा रहा। चलो स्माइल करके दिखाता हूँ। लेकिन किंग उसे स्माइल करता हुआ देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं कि नॉर बुरी तरह से थक चुका था और वो खून की उल्टी करता है। उसी वक्त किंग के सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं, पर तभी वहाँ मियाने आ जाती है और अपनी बो से सोल्जर्स पर हमला करने लगती है। जिसके बाद वहाँ गिलबर्ट आकर नॉर को बचा लेता है। आखिरकार तुम आ ही गए, पर तुम्हारा नाम क्या था? मेरा नाम गिलबर्ट है। और क्या ये सब कुछ तुमने किया है? जिसके बाद वहाँ सिग पहुंच जाता है और वो नॉर को पहचान नहीं पाता। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर हम इसके बाद भी सब कुछ नहीं संभाल पाए तो 6 सोवरेन्स का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। जिसके बाद वो दोनों बचे हुए सोल्जर्स के साथ लड़ने के लिए चले जाते हैं और उसकी तलवारबाजी को देखकर नॉर को कुछ कुछ याद आने लगता है। सेंट कहता है कि मैंने उससे कहा था कि वो लोगों को इस तरह से ना मारे, आखिर मरे हुए लोगों को इंटेरोगेट कैसे करेंगे हम। जिसके बाद ओकुन अपने मैजिक से सोल्जर्स को धरती से बांध देता है। तभी डैन अपने साथियों के साथ वहाँ पहुंच जाता है और सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। जिसके बाद ओकुन उन सभी सोल्जर्स को पत्थरों के अंदर कैद कर देता है और उन सभी को देखकर नॉर पहचान जाता है कि वो उसके पुराने टीचर्स हैं। तभी वहाँ मियाने और कौर नॉर को पहचान जाते हैं। इसके बाद लिन नॉर को हील कर देती है। सिक कहता है कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है और उन पर कोई भी हमला करने के लिए नहीं बचा है। उन्होंने ये बात मान ली है कि अभी तक जो कैपिटल पर हमले हो रहे थे उसके पीछे उन्हीं का हाथ था और उनका किंग डर के मैदान छोड़ के भाग चुका है। नॉर कहता है कि कहीं आप उस बुड्ढे की बात तो नहीं कर रहे जिसने बहुत ज्यादा चमकदार आर्मर पहना था। ओकुन कहता है कि वो जरूर ओखिलम होगा। वो बहुत मजबूत आर्मर होता है जिसमें कई सारी स्किल्स होती हैं। सिक कहता है कि एक बार वो बॉर्डर तक पहुंच गया तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। ओकुन कहता है कि लगता है अब हम उसका पीछा नहीं कर सकते, अगर हम उड़ सकते तो बात अलग थी। नॉर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद वो सभी लोग ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से इन ड्रैगन को हील करने लगता है और कहता है कि नॉर तुम सच में बहुत ज्यादा बदल गए हो। ओकुन ये सुन के हैरान हो जाता है कि वो बंदा नॉर है। नॉर कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं था कि मैं आपसे दोबारा मिल पाऊंगा। मुझे तो लगा था अभी तक आप मर चुके होगे। ऐसी बातें इतने आराम से नहीं बोला करते हैं। मैं अभी 150 साल और जीऊंगा। आप तो अभी भी मजाक करते हैं। ये मजाक नहीं था। और तुम एक बात बताओ, तुम्हें यकीन है कि हम इस पर बैठकर उड़ पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे पास रोलो जो है। अच्छा रोलो एक बात बताओ, तुम्हें इस प्लान पर कितना भरोसा है? मुझे तो जरा भी भरोसा नहीं है। नॉर कहता है कि चिंता मत करिए टीचर। तभी उस ड्रैगन को होश आ जाता है और वो एक जोर की दहाड़ लगाता है। रोलो बताता है कि वो बदला लेना चाहता है और इसके लिए उसे परमिशन चाहिए। ओकुन कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, तुमने ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी को अपने वश में किया हुआ है। रोलो बताने लगता है कि नॉर उसका मास्टर है, पर ड्रैगन की चीख की वजह से वो कुछ नहीं कह पाता और बताता है कि ड्रैगन कह रहा है कि अब वो इंतजार नहीं कर सकता। तो नॉर सभी को उस पर चढ़ जाने को कहता है। सबसे आगे इनिस और लिन जाती है और वो नॉर को भी अपने साथ बुलाती है, पर उसे ऊंचाइयों से बहुत डर लगता था। पर वो रोलो को अकेले भी नहीं छोड़ना चाहता, तो वो सोचता है कि उसे जाना ही पड़ेगा। इसके बाद सेन और कौर भी साथ में चलने के लिए मान जाते हैं और कौर कहता है कि हम इतने बड़े ड्रैगन पर उड़ने वाले हैं तो हमें कंसीलमेंट मैजिक की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आ रहा हूँ। ओकुन भी साथ में चलना चाहता है, पर सेन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे उन सोल्जर्स का ध्यान रखना होगा। उसी वक्त वहाँ किंग और प्रिंस आ जाता है और रेन कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा। इनिस उससे माफी मांगती है क्योंकि वो मित्रा जाने की जगह वापस आ गई, पर रेन कहता है कि मुझे तुम्हें वैसा ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए था, तुमने सच में कमाल कर दिया। जिसके बाद वो सभी लोग ड्रैगन पर चढ़ जाते हैं। किंग रेन से कहते हैं तुम वहाँ जो चाहो कर सकते हो और सर नॉर प्लीज मेरे बच्चों का ध्यान रखना। जिसके बाद वो सभी ड्रैगन पर बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। डैन सिग से कह रहा था, क्या तुम श्योर हो कि उससे तुम कुछ नहीं कहना चाहते? तुम्हें कितनी मुश्किल से तो इतने सालों बाद वो दोबारा मिला। एंड में हम उसकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट नहीं थे। मुझे लगा था अगर हम उसे अपने पास रखेंगे और उसके टैलेंट को बाहर निकालेंगे तो वो बहुत कमाल का बन जाएगा, पर लगता है ये सोचना मेरी बेवकूफी थी। डैन कहता है तुमने सही कहा, अब वो एक फेरी टेल का हीरो बन चुका है। आज उसकी ताकत देखकर तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी है। मुझे तो लगता है मैं किसी को भी कुछ सिखाने के लायक ही नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू करूंगा। उसने मुझे दिखा दिया है कि आखिर मैं कितना पीछे हूँ। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग ड्रैगन पर बैठ के उसे किंग को ढूंढ रहे थे, पर ना उन्हें कोई बंदा दिखता है ना किसी बंदे की जात। कौर कहता है कि अगर हमने उस ब्रिज को क्रॉस कर लिया तो हम उसके किंगडम
में पहुंच जाएंगे, तो हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। तभी लिन को वहाँ किंग अपने घोड़े पर दिखाई देता है, लेकिन वो बॉर्डर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था और अगर वो अभी कुछ करते हैं तो उनके डिफेंस को पता लग जाएगा। पर रेन कहता है कि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, अगर हमने इसे जाने दिया तो वो जरूर फिर से हम पर हमला करेगा। तो इन इस एनिमी को खत्म करने की परमिशन मांगती है। अगर हमें वापस जाने के रूट को सिक्योर करना है तो हमें उस दीवार पर लगे सभी हथियारों को डिस्ट्रॉय करना होगा। रेन उसे परमिशन दे देता है, जिसके बाद इनेस अपने एक ही हमले से वहां पर लगे सभी हथियारों को डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं जब सभी लोग लड़ने के लिए जोश में आ रहे थे, नॉर बेचारा डर के मारे बेहोश हो चुका है। किंग उछल कूद करता हुआ अपने महल में वापस पहुंच जाता है। उसके मंत्री उससे पूछते हैं, जहां पना ये बदबू कहां से आ रही है। तभी उन सब की नजर ड्रैगन ऑफ कैलामिटी पे पड़ती है, जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था। ये देख के किंग हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ड्रैगन को अपनी लेजर से मार दिया था। तभी उसे याद आता है कि उनके पास एक कुछ ज्यादा ही खतरनाक हीलर है, ये जरूर सेन का ही काम होगा। पर एक सेकेंड, इसे वो कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं? क्या उनके पास कोई डीमन फोक है? वो आदमी कहाँ है जो डीमन फोक को कंट्रोल करता था? सरकार वो तो कहीं चला गया, तुमने उसे जाने कैसे दिया? आप इन्हें तो कहा था जहांपना। रैंडस उसे शांत होने को कहता है। गेंडू आदमी, तुम मुझे शांत होने को कह रहे हो? जाओ और इस मामले का कुछ करो। और वो बाकियों को कैरानॉस को तैयार करने को कहता है। वो सभी इसके खिलाफ हैं, क्योंकि वो अभी टेस्टिंग फेज में ही है और उसकी पावर कंट्रोल की नहीं जा सकती। पर किंग उन निकम्मों को याद दिलाता है कि एक भयंकर सा ड्रैगन उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद वो सभी वेपन को एक्टिवेट करने चले जाते हैं। वहीं ड्रैगन पे वो सभी देखते हैं कि उनके सामने से एक लेजर बीम आ रही है और नॉर नोटिस करता है कि ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। लिन रोलो को ड्रैगन को रास्ते से हटाने को कहती है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हट सकता। तभी नॉर अपनी तलवार उठाकर उस लेजर को पैरी करने के लिए चला जाता है और वो लेजर सीधा आसमान में चली जाती है। पर उसके पैरी करने की वजह से उसके टुकड़े होकर वापस से उसी के किंगडम पर गिरने लगते हैं। ये सब देख के सभी लोगों की फट जाती है। वहीं किंग उन सबको उल्टा सीधा बोलने लगता है, तो वो एक एक करके वहां से निकल जाते हैं। वहीं वो आतिशबाजी उसके सारे मैजिक फर्नेस को डिस्ट्रॉय करने लगती है और नॉर आसमान से जमीन पर गिरने लगता है और वो खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार को आगे रखता है। वहीं किंग के पास रैंडस और उसके साथी आ जाते हैं, जो कि उसे वहां मारने आए थे। पर इससे पहले कि वो उसे मारते, उसी वक्त वहां नॉर गिर जाता है। रैंडस उससे पूछता है कि तुम हो कौन और क्या तुम किंग को बचाने आए हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पर क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? तभी एक बंदा उसके ऊपर फायर कर देता है। नॉर उसके अटैक को पैरी करके किंग को सांप बनने को कहता है, पर उसके हाथों में कुछ ज्यादा ही ताकत थी। वहीं ये सब देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि नॉर किंग को बचाने आया है और वो सभी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर नॉर सभी के अटैक्स को पैरी कर देता है। रैंडस कहता है कि हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसने हमारी कंट्री को तबाह कर दिया है, हमें वार्तालाप से इसको सुलझाना चाहिए। पर कोई उसकी सुनता ही नहीं और उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंक देते हैं। उससे बचाने के लिए नॉर जोर से किंग को लात मारता है, जिससे वो जाके दीवार में टकराता है। तुम एक बुढ़े आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये हमने नहीं, तुमने किया है। रैंडस फिर से उसके ऊपर ग्रेनेड्स फेंकता है, तो नॉर उसे बचाने के लिए जमीन पर पटक देता है। वहीं उसको बचाते हुए धुलाई करता हुआ देखकर एक बंदा उससे पूछता है कि क्या तुम उसे अपने हाथों से मारना चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बुढ़ा अपने बुढ़ापे से ही कुछ समय में मर जाएगा। क्या तुम लोग तब तक का इंतजार नहीं कर सकते? हम तब तक का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अपने दुश्मनों को इसका कटा हुआ सर दिखाना होगा, तभी हम अपनी कंट्री को बचा सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, पर आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मरे हुए आदमी को अपनी गलतियों की पनिशमेंट नहीं मिल सकती, तो इसका जिंदा रहना ही बेटर है। वहाँ रेन को देखकर किंग उससे माफी मांगने लगता है। तो तुम्हें माफी चाहिए? ठीक है, हम तुम्हें माफ कर देंगे। हमारे 30 लोग मिसिंग हैं, 19 लोग बिल्डिंग के नीचे दबकर मर चुके हैं, 123 लोग तुम्हारे भेजे गए मॉन्स्टर की वजह से मारे गए, 35 लोग इतनी बुरी तरह से घायल हैं कि उनके बचने के चांस लगभग 0 हैं। अभी तक हमें सिर्फ इतनों के बारे में ही पता लगा है। किंग को समझ नहीं आता कि वो ये सब क्यों बता रहा है। जैसा कि मैंने कहा, हम तुम्हें माफ कर देंगे, पर उसके लिए तुम्हें वो सभी दर्द सहना होगा जो कि तुम्हारे विक्टिम्स ने सहे थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा, भले ही तुम्हारी टांगे कट जाए या फिर तुम्हें मरने जितना दर्द हो, पर तुम मरोगे नहीं। मैं इसका खास ख्याल रखूंगा, और अगर तुम दर्द की वजह से बेहोश हो गए तो मैं तुम्हें फिर से जगाऊंगा, ताकि तुम अपने विक्टिम्स के दर्द को अच्छे से समझ सको। वहीं ये सब देख के किंग की फटके 4 हो जाती है और वो फिर से अपनी पैंट गीली कर देता है। वहीं बाहर नॉर को फिक्र हो रही थी, कहीं उसने जो हमला पैरी किया था उसकी वजह से लोग कहीं मर तो नहीं गए। पर लिन उसे बताती है कि ये सारी माना फर्नेसेस है,
यहाँ पे माना इतना ज्यादा होता है कि लोग आसपास भटकते भी नहीं, यानी उसने किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाई। इसके बाद वो सभी अंदर से बाहर आ जाते हैं और रेन बताता है कि वॉर खत्म हो चुकी है और अब उस बुढ़े ने अपनी गद्दी छोड़ दी है और उसका ग्रैंडसन वहाँ बैठेगा, जो कि अभी सिर्फ 10 साल का है, यानी उसके काफी सारे एडवाइजर्स को काम करना होगा। इसके बाद वहाँ वही नाइट्स आ जाते हैं जो कि नॉर पर हमला करने के लिए उससे माफी मांगते हैं। वो सब तो ठीक है, पर इस तरह से किसी बुढ़े को आप लोगों को नहीं घेरना चाहिए था। मैं अपनी बेवकूफी के लिए माफी मांगता हूँ। अगर आपने हमें सही समय पर नहीं रोका होता तो आज ये वॉर नहीं खत्म होती। अरे नहीं, थैंक यू तो मुझे आप लोगों का कहना चाहिए। मैं इतनी ऊपर से गिर रहा था, अगर वो बिल्डिंग वहाँ नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। तो वो बिल्डिंग वहाँ रखने के लिए शुक्रिया। रैंडिस सोचने लगता है ये कौन सा माल फूक के आया है। आपको अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हम आपकी मदद के लिए जरूर खड़े होंगे। इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। नॉर रोलो से कहता है कि वो ड्रैगन को कहे कि वो थोड़ा कम हाइट पर उड़े। मास्टर तो कितने दयालु हैं, वो देखना चाहते हैं कि उनके हमले से आखिर कितनी तबाही मची। वही नॉर इतनी हाइट पर भी फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो सभी अपने किंगडम में पहुंच जाते हैं, जहाँ रेन अपने फादर को बताता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। किंग कहते हैं कि डिटेल्स तुम मुझे बाद में दे देना, अभी तो हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। तुम्हें रिवॉर्ड भी इसके बराबर ही मिलना चाहिए। पर नॉर इस बार भी कोई भी रिवॉर्ड लेने से मना कर देता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने कुछ नहीं मांगा तो हम बुरा एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो नॉर रोलो को देखता है। मैं चाहता हूँ कि रोलो इस किंगडम में बिल्कुल वैसे ही रहे जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान रहता है। नॉर चाहता था कि वो रोलो को अपने साथ रखे, पर उसकी इनकम स्टेबल नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि वो किसी अमीर फैमिली के साथ रहे। आगे वो कहता है जो आप मुझे प्रॉपर्टी और पैसा देने वाले थे वो आप रोलो को दे दीजिए। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो हमें पहले अपने किंगडम का इसे सिटीजन बनाना होगा। अगर ऐसा ही है तो आप कर दीजिए। रोलो ने कई बार मेरी जान बचाई है और वो इसी का कारनामा है कि वो ड्रैगन हमारी बातें सुन रहा है। मास्टर आप गलत कह रहे हैं, वो तो आपकी। अरे इतना भी बड़कपन मत दिखाओ। ये सब सुन के किंग सोच में पड़ जाता है, क्योंकि डीमन फोक को अगर वो अपने किंगडम में रखते हैं तो बाकी के किंगडम्स उनके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि वो डीमन फोक को गॉड का दुश्मन मानते हैं। आगे नॉर कहता है कि वो जो भी उसे देना चाहते थे उन्हें वो सारी चीजें उन लोगों को देनी चाहिए जिन्हें की उसकी जरूरत है, क्योंकि इस वॉर में कई लोगों ने बहुत सारी चीजें खोई हैं। इसके बाद रोलो इनिस के साथ रहने लगता है और जैसे ही वो ब्रेड खाता है वो उसे खा के रोने लगता है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा खाना खाया था जो कि सड़ा हुआ ना हो। जिसके बाद वो जल्दी जल्दी खाने लगता है। इसके बाद हम कैपिटल का सीन देखते हैं, जहां मॉन्स्टर्स के हमले के बाद वापस से रिपेयर का काम शुरू हो चुका है और सिटीजन्स भी वापस आने लगे हैं। नॉर वहां जाते वक्त देखता है कि किसी तरह गिल्ड सही सलामत बच चुका था, तभी उसे नीचे उसका साइन गिरा हुआ दिखता है। जिसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जब वो सारे स्कूल में 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद गिल्ड में आया था। तुमने हर जगह 3 महीने ट्रेनिंग की फिर भी कोई स्किल नहीं सीखी। माफ करना नूर, पर तुम एडवेंचरर नहीं बन सकते। यकीन नहीं होता कि मैं फिर से अपने पुराने टीचर से मिल सका, वो भी 15 साल बाद। अब हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब वो ट्रेनिंग के लिए सिक के पास गया था, जहाँ वो गिल्ड का अप्रूवल लेटर दिखाता है। जिसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे देख के सिक सोचता है कि वो तो 2 दिन भी नहीं टिकने वाला, लेकिन ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते 10 दिन बीत जाते हैं और नूर अभी भी हार नहीं मान रहा था। इसके बाद उन्हें एक बड़ी सी लोहे की बॉल को पैरी करना था, पर एक स्टूडेंट उसे देखकर ही डर जाता है। जिसके बाद नॉर की बारी थी। वो उसे पैरी तो कर देता है पर उसका एक हाथ टूट जाता है। अगर तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाती हैं तब भी अपने हाथ से तलवार मत गिराओ, दुश्मन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। पर सिक को यकीन नहीं होता कि नूर सच में तलवार उठाकर फिर से खड़ा हो जाता है और उसकी लगन को देखकर उसे लगता है कि वो सच में कमाल कर दिखाएगा। कुछ दिनों बाद वो सिक के पास आता है और उससे पूछता है कि वो आखिर नई स्किल कब सीखेगा। ये डिसाइड करना मेरे ऊपर नहीं है। तो नूर कहता है कि क्यों ना वो वही दिखा दे कि अगर वो ट्रेनिंग करता रहेगा तो वो किस तरह की स्किल सीखेगा। तो वो अपनी एक स्किल दिखाने के लिए ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वो अपने एक हाथ की स्विंग से ही बहुत सारे पत्तों को हवा में उछाल देता है और अगले ही सेकंड में उन सभी को काट भी देता है। ये देख के नूर बड़ा इंप्रेस हो जाता है। मुझे तो लगभग पता भी नहीं चला आपने कब इन्हें काट दिया, ऐसा तो होना ही था। ये टेक्निक इतनी ज्यादा तेज है कि मेरा दिमाग भी अपनी स्वॉर्ड से कीप अप नहीं कर पाता। पर तभी वो देखता है कि नूर बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहा है जैसे कि उसने किया था और उसे लगता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ वो उससे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। पर ट्रेनिंग के 2 महीने बाद भी उसने एक भी नई स्किल नहीं सीखी थी और अभी तक सिर्फ उसे पैरी स्किल ही आती है। ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और अभी भी सिर्फ उसे पैरी स्किल ही आती है। तो सिग उससे कहता है कि अगर वो यही ट्रेनिंग करता रहा तो वो बस अपना समय ही बर्बाद करेगा। सिर्फ पैरी स्किल के साथ कोई स्वॉर्डमैन नहीं बन सकता। ये काफी दुख की बात है, पर वो कभी एक तलवार पकड़ने के लिए बना ही नहीं था। शायद इसकी डेस्टिनी कुछ और है। जिसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए डैंडाल्ग के पास पहुंच जाता है। उसे देख के डैंडाल्ग को लगता है कि वो तो माचिस की तीली की तरह टूट जाएगा, पर उसके रिजॉल्व को देखकर वो उसे
ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते 2 महीने बीत जाते हैं और अभी वॉरियर्स को शील्ड बनना सिखाया जा रहा था। डॉन को यकीन नहीं होता कि ये बच्चा अभी तक कैसे टिका हुआ है। तभी एक पत्थर गिराते हुए एक चट्टान ही टूट जाती है, लेकिन उसे देखकर भी नूर वहां से नहीं हटता और डैन को आकर उसे बचाना पड़ता है। उसकी बहादुरी को देखकर डैन हैरान रह जाता है और सोचता है कि अगर एक बार ये सही स्किल सीख गया तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शील्ड बनेगा। ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। माफ करना नूर, पर इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी तुम सिर्फ लो फिजिकल एनहांसमेंट ही सीख पाए हो। अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो वो सिर्फ तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, इसलिए तुम्हें कुछ और सीखना चाहिए। और मन में सोचता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, तुम्हारी स्किल जरूर कहीं ना कहीं काम आएगी। जिसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए मियाना के पास पहुंच जाता है, पर वो उसे ट्रेन नहीं करना चाहती थी, तो बहाने के तौर पर वो उसे एक पत्थर देती है और दूर लटकी टहनी पर निशाना लगाने को कहती है। और मन में सोचती है कि अगर उसका निशाना मिस हो गया तो वो उसे यहाँ से भगा देगी, पर नूर का निशाना नहीं चूकता। जिसके बाद वो फिर से उसे निशाना लगाने को कहती है, लेकिन इस बार भी वो मिस नहीं करता। मियानो उसे पत्थर थ्रो करके ट्रेन करवा रही थी, क्योंकि उसे नॉर में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। पर नॉर के कहने पर कि वो बो से ट्रेनिंग करना चाहता है, वो उसे बो दे ही देती है। पर जैसे ही वो बो चलाने के लिए पकड़ता है, वो बो को ही तोड़ देता है और वो सोचती है कि मेरा शक सही था। जिसके बाद वो जितने मर्जी बो उसे दे रही थी, वो हर बो को तोड़ ही देता था। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुमने सारी बो तोड़ के रख दी। ये लो मेरा लेजेंडरी बो, ये तो उससे किसी जन्म में नहीं टूटेगा। लेकिन नॉर के हाथों में जाते ही वो बो भी टूट जाती है। जिसके बाद वो फिर से उसे पत्थर थ्रो करने को कहती है। ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते 2 महीने बीत जाते हैं और उसका खतरनाक निशाना देखकर मियाने उससे पूछती है कि उसने ये कहां से सीखा। कहीं से भी नहीं, ऐसे तो मैं बस उन चमकने वाली बर्ड्स को हंट करता था। ये मजाक चल रहा है? ये थंडर फ्लैशेस को हंट करता था? मंझे हुए आर्चर भी बड़ी मुश्किल से उन्हें हंट कर पाते हैं। मेरी बात तो अलग है, मैं तो आंख बंद करके भी उन्हें मार सकती हूँ। वही नॉर का निशाना इतना खतरनाक था कि उसने शील्ड में छेद कर दिया है। और 3 महीने बीतने के बाद मियाने उसे यहाँ से दफा होने को कहती है, क्योंकि उससे नाजुक टूल्स हैंडल होते ही नहीं। इससे बेहतर है कि वो पत्थर ही थ्रो कर ले। ये बच्चा कितना बड़ा सरदर्द है, ये तो बिना बो के भी कितना खतरनाक है। इसके बाद वो असासिन की ट्रेनिंग के लिए कॉर के पास पहुंच जाता है, जहां उसे अपनी प्रेजेंस को हाइड करके अपनी एनिमी के पास जाना था। उसकी स्किल्स को देखकर वो इम्प्रेस हो जाता है, पर पास पहुंचते ही वो अपनी सारी स्टेल्थ को छोड़ देता है। इसके बाद उन्हें सीधे रास्ते में जाना था, वो भी बिना किसी ट्रैप को एक्टिवेट किए। जहां सभी लोग ट्रैप को डिटेक्ट करते हुए जा रहे थे, नॉर सीधा ही भागने लगता है और उसके भागने की वजह से एक जाल में फंस जाता है। जब एक तीर उसके पास आता है, वो उसे कैच कर लेता है, जिसकी मदद से वो आने वाली सभी चीजों को पैरी करने लगता है। और जब एक ट्रैप से सांप बाहर आते हैं, वो उन्हें पत्थर फेंक कर टपका देता है। कॉर कहने लगता है, ये तो कमाल कर रहा है, पर ये सब कुछ गलत क्यों कर रहा है? ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। तुम बिना ट्रैप को एक्टिवेट किए ट्रेजर तक नहीं पहुंच सकते, ना ही ताला तुमसे खोला जाता है, ना ही खुद की प्रेजेंस को छुपा सकते हो। तुम्हारे लिए ये रास्ता नहीं है। और मन में सोचता है, इसकी डिटर्मिनेशन बहुत कमाल की है। अगर ये अपने एडवेंचरर बनने के सपने को छोड़ देता है तो मैं इसे रॉयल इंटेलिजेंस डिवीजन में रिक्रूट कर लूंगा। इसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए ओकुन के पास पहुंच जाता है और 2 महीने ट्रेनिंग करने के बावजूद भी वो जरा भी मैजिक यूज नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास मैजिक के लिए एप्टीट्यूड नहीं है, यानी उसकी बॉडी से जरा भी माना फ्लो नहीं कर रहा। तो उनके पास आखिरी ऑप्शन माना रेजोनेंस चेंबर है। ओकुन उसे वार्न करता है कि जैसे ही चीजें मुश्किल होने लगे वो वहाँ से बाहर आ जाए। क्या बात कर रहे हो, वो अभी तक उसके अंदर ही है। इतने दिनों तक कोई भी सही सलामत उसके अंदर नहीं रह सकता, कहीं उसकी मौत तो नहीं हो गई। पर जब वो चेंबर को खोलता है, नॉर बिल्कुल सही सलामत दिख रहा था। नॉर, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? नहीं तो आप अभी बाहर जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे जल्दी कुछ पता लगने वाला है। और जब फाइनली उसके वहाँ भी 3 महीने बीत जाते हैं, वो बस छोटी सी आग लगाना सीखता है। यकीन नहीं होता कि इतना समय बिताने के बाद भी तुम एक टाइनी फ्लेम ही कास्ट कर सकते हो। इतना कम मैजिकल टैलेंट तो कभी किसी के पास नहीं देखा मैंने। तभी नॉर अपनी दूसरी उंगली में भी वही टाइनी फ्लेम बना देता है। ये क्या किया अभी इसने? 2 फोल्ड कास्टिंग। मुझे ऐसा सीखने में तो 50 साल लग गए थे और इसने सिर्फ 3 महीने में सीख लिया। मैं कभी ऐसे एक एडवेंचरर नहीं बन सकता। ओकुन सोचने लगता है कि अगर बस इसके पास एप्टीट्यूड होता तो ये बहुत ही कमाल का मैजिशियन बनता। इसके बाद वो सेन के पास जाता है, पर सेन कहता है कि यहाँ सिर्फ वो उसी को ट्रेन करता है जो कि राइट ऑफ ब्लेसिंग को पास करता है। पर नॉर कहता है कि जब तक वो उसे ट्रेन नहीं करेगा वो इस जगह से नहीं हिलने वाला। उसके वहीं खड़े खड़े कई दिन बीत जाते हैं और नॉर की तबीयत खराब होने लगती है। क्या ये सच में हार नहीं मानने वाला? ऐसे ही कई दिन बीतने के बाद वो बेहोश होने लगता है, पर ऐन वक्त पर सेन उसे बचा लेता है और उसे हील करते हुए कहता है कि वो उसे बेसिक सिखा सकता है। पर इसके बाद भी वो शायद कुछ ना कर पाए। 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद नॉर लो हील को यूज करना सीख जाता है। ये सच में लो हील है, ये आखिर पॉसिबल कैसे है? पर दुख की बात यह है कि लो हील एडवेंचर के लिए यूजफुल नहीं
है। अच्छा, लगता है मैं सच में किसी लायक नहीं हूँ। नॉर के जाते वक्त सेन उससे कहता है कि बचपन में बिना ब्लेसिंग के पाए भी तुमने लो हील यूज करना सीख लिया, वो भी एक कमाल की बात है। लेकिन नॉर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वो बिना किसी होली स्पिरिट की मदद के मिरेकल्स परफॉर्म कर सकता है, वो भी बिना राइट ऑफ ब्लेसिंग की रिचुअल के। इसका मतलब ये है कि वो बार बार लगातार बिना किसी लिमिट के लो हील का यूज कर सकता है। इसके बाद 6 सॉवरेन्स की मीटिंग बैठी होती है, जहाँ की वो सभी नॉर के बारे में बात कर रहे थे कि अगर वो सभी एक साथ मिलकर उसे ट्रेन करेंगे तो वो शायद ऐसा इंसान बन जाएगा जैसा किसी ने कभी ना देखा हो। पर नॉर पहले ही कैपिटल से जा चुका है, तो वो सभी उसे साथ में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ नॉर साइन लेकर गिल्ड में आता है और वो जाके गिल्ड मास्टर को देता है। इसके बाद उनकी थोड़ी देर तक बातें चलती हैं और गिल्ड मास्टर कहता है कि बिल्डर गिल्ड्स का फॉरमैन उसे काफी देर से ढूंढ रहा है। जिसके बाद नॉर वहाँ से मलबा हटाने के लिए उनकी मदद करने लगता है और सोचने लगता है कि ये दिन कितना क्रेजी था। पहले तो मैं पहली बार कैरेज में बैठा, एक बड़े से मेढक से लड़ा, रोलो से लड़ा और एक अजीब आदमी से भी। लिन के मैजिक से पंछी बना मस्त गगन में भी उड़ा, एक ड्रैगन से लड़ा और फिर पंछी बना मस्त गगन में उड़ा, ड्रैगन की सवारी की और पता नहीं क्या क्या। मेरा पूरा शरीर दुख रहा है पर मैं अभी आराम नहीं कर सकता। वहीं किंग और रेन आपस में बात कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि दारिदास को थियोक्रेसी ऑफ मिथ्रा का सपोर्ट था। अभी तक जितने भी मॉन्स्टर के हमले हुए हैं और जिन पे और माना स्टोन का यूज हुआ है, ये सिर्फ मिथ्रा ही प्रोवाइड कर सकता है। लगता है शांति के दिन अभी भी बहुत दूर है, पर किंग कहता है कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास कई सारे मेहनती और ताकतवर लोग हैं और हमारे पास तो वो इंसान भी है। वहीं वैसे ही सफाई करते करते नॉर को सुबह हो जाती है, जहाँ लिन सभी को हील भी कर रही है और उन्हें खाना भी दे रही है। जिसके बाद वो नॉर के पास आकर उसे भी एक ब्रेड देती है। वो अपनी तलवार को देखकर कहता है, मेरे शायद ये हमेशा ही एक्शन से दूरी रहेगी, पर फिर भी मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे एडवेंचर पर जाना चाहता हूँ जैसी कहानियां मेरे डैड सुनाया करते थे, पर तब तक मुझे लोगों की मदद करनी होगी जैसे भी मैं कर सकूं। तभी एक बंदे के ऊपर एक टूटी हुई बिल्डिंग गिरने लगती है, पर नॉर जाकर उसे पैरी कर देता है, जो कि उड़ता हुआ सीधा काट में जाता है और उसकी टोपी वापस से उसी के सर पर पहुंच जाती है। जिसके बाद नॉर और भी लोगों की मदद करने के लिए वहां से आगे चला जाता है। और ये सीजन यहीं पे खत्म हुआ। नेक्स्ट सीजन जब भी आएगा तब मैं अपलोड कर दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का।